आज इसके 3 एपिसोड आएंगे, कल आ नहीं पाए थे। आज इसके 3 एपिसोड आएंगे ड्रैगन लॉर्ड के, शाम तक आ जाएंगे। बाकी एक एपिसोड अभी डाले दे रहा हूँ, बाकी शाम तक 6 या 7 बजे के आसपास आ जाएंगे। निकलने का रास्ता बाद में सोचना होगा। यहाँ हवा इतनी भयानक थी कि बबल अपने रेल्म से स्पेस टाइम चैनल नहीं खोल सकता था। अगर खोलता भी तो तुरंत ही हवा में नष्ट हो जाता। फिर शिवम की भौहों से रोशनी निकली और उसने अभय और रूपाली को माउंटेन्स एंड रिवर्स की चित्रपट्टी में डाल दिया। जैसे ही वो खुद प्रवेश करने वाला था, उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में रखा विंड बीड हल्का हल्का हिल रहा था। विंड बीड, ये तो हवा की विशेषता वाला खजाना है, शायद यह आंधी को रोक सके। शिवम का दिल खुशी से भर गया। विंड पर्ल, विंड बीड उसकी भौहों से निकलकर उसके सिर के ऊपर मंडराने लगा। विंड बीड हल्का हल्का कांपा और उससे निकली नीली रोशनी शिवम पर फैल गई। उसी क्षण काले पंखों पर कांपना बंद हो गया। शिवम ने महसूस किया कि भयानक हवाएं विंड बीड की ऊर्जा से टकराकर अपने आप रास्ता बदल ले रही हैं। शिवम अत्यंत प्रसन्न हुआ। विंड पर्ल सच में काम कर रहा था। फिर शिवम ने काले पंख समेट लिए। एक नीला आवरण उसे घेरे हुए था। बाहर हवा चाहे जैसे गरज रही हो, लेकिन उस आवरण से टकराकर अपने आप हट जा रही थी। शून, इसी समय नीचे से नीली रोशनी निकली। वह एक नीला क्रिस्टल था, मुट्ठी के आकार का। ये तो विंड स्पा है, शिवम ने तुरंत पहचान लिया। विंड स्पा केवल उन्हीं जगहों पर जन्म लेता है जहां हवा का तत्व अत्यंत प्रचुर मात्रा में हो। ये हवा की विशेषता वाला खजाना है और बहुत दुर्लभ होता है। वो विंड स्पा सीधे विंड बीड की ओर खिंचा और उसमें समा गया। शिवम ने महसूस किया कि विंड बीड की चमक और भी प्रबल हो गई है। चूं विंड बीड से एक छोटा सा पक्षी निकला और उसके चारों ओर खुशी से चहकने लगा। विंड बीड विंड स्पा की शक्ति को सोख रहा था। शिवम ने चारों ओर देखा। हर तरफ आंधियां थीं, उसकी नजरें बाहर नहीं जा पा रही थीं, लेकिन उसे महसूस हुआ कि टॉर्नेडो लगातार आगे बढ़ रहा है। कितना समय बीता पता नहीं। अचानक नीचे से एक और विंड स्पा उड़कर विंड बीड में समा गया। विंड बीड की रोशनी और भी चमकदार हो गई। ये देखकर शिवम बाहर नहीं निकला, बल्कि माउंटेन्स एंड रिवर्स की चित्रपट्टी में जाकर अभय और रूपाली को बताया और फिर वापस बाहर आकर विंड बीड को तैरता छोड़ दिया और शांति से इंतजार करने लगा। इसके बाद आधे दिन में विंड बीड ने 5 विंड स्पा सोख लिए। धड़धड़ाहट, टॉर्नेडो के बाहर तेज कंपन हुआ। क्या ये दूसरे टॉर्नेडो से टकरा गया है? शिवम ने सोचा। इसी समय विंड बीड पर बैठा पक्षी चहका और एक और उड़ गया। शिवम ने विंड बीड को नियंत्रित किया और टॉर्नेडो के किनारे की ओर बढ़ा। टॉर्नेडो उन्हें रोक नहीं सका। शिवम सीधे उसमें से बाहर निकला और देखा कि बगल में दूसरा टॉर्नेडो था। जैसे ही वह निकला, तुरंत ही दूसरे टॉर्नेडो में दाखिल हो गया। शून इस नए टॉर्नेडो में प्रवेश करते ही एक विंड स्पा और आकर विंड बीड में समा गया। हाँ, असल में विंड पर्ल विंड स्पा को सोखना चाहता है। सोखो जितना हो सके, शिवम ने मन ही मन हंसते हुए सोचा। उसने विंड बीड को नियंत्रित किया और टॉर्नेडो के नीचे ले गया। जल्द ही उसने 5 और विंड स्पा सोख लिए। फिर शिवम ने विंड बीड को नियंत्रित किया और टॉर्नेडो से बाहर निकल गया। उसने देखा कि यहाँ बहुत से टॉर्नेडो थे, एक दूसरे के बेहद पास। शिवम ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अगले टॉर्नेडो में घुस गया। ऐसे ही पता नहीं कितना समय बीता। शिवम ने कुल 10 से ज्यादा टॉर्नेडो में प्रवेश किया और विंड बीड ने दर्जनों विंड स्पा सोख लिए। अब विंड बीड की नीली चमक अत्यंत प्रबल और क्रिस्टल जैसी साफ हो गई थी। अब काफी हो गया, पहले बाहर जाकर देखते हैं, शिवम ने मन में कहा और विंड बीड को नियंत्रित करके टॉर्नेडो से बाहर निकल आया। बाहर एक खुला मैदान था। शिवम ने चारों ओर देखा और पाया कि इस खुले मैदान के चारों ओर घने टॉर्नेडो थे, जो एक घेरा बनाकर इस मैदान को घेरे हुए थे। चारों ओर टॉर्नेडो से घिरा यह इलाका बिल्कुल बंद था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। शिवम ने हाथ हिलाया और अभय तथा रूपाली को मैजिकल मैप से बाहर निकाला। भाई, ये कहाँ है? जैसे ही अभय बाहर आया, उसके हाथ में विशाल हैमर आ गया और उसने चारों ओर ध्यान से देखा। यह शायद ब्लैक लोटस प्लेन की गहराई है, ऐसा इलाका जो चारों ओर से आंधियों से घिरा हुआ है। शिवम ने कहा। ओह! अभय और रूपाली ने एक दूसरे को देखा। जब कोई तत्काल खतरा नहीं दिखा तो उन्होंने चैन की सांस ली। हम स्काई सेक्ट और पॉइजन सेक्ट का आदमी अगर अब मिला तो एक एक को मार डालूंगा, लेकिन हमें पहले कैसे ढूंढ लिया उन्होंने, और फिर वहां घात भी लगाए। अभय ने गुस्से से कहा, यह जरूर महेश का काम है।
उसने हेवन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट से सांठगांठ की, तभी तो हम पर घात लगाया गया। रूपाली बोली, सही कहा बहन, महेश से हमारी मुलाकात कोई संयोग नहीं थी। उसने जानबूझकर हमें ढूंढा और फिर घात लगाने की सूचना दी। शिवम ने कहा। ये बात शिवम ने एम्बुश के समय ही समझ ली थी, इसलिए उसने महेश को अनुराधा को ले जाने दिया था, क्योंकि उसे पता था कि महेश उसे साथ ले जाएगा तो कम से कम अनुराधा को कोई खतरा नहीं होगा। महेश असल में वही है, उसे मैं एक दिन जरूर चकनाचूर कर दूंगा। अभय ने दांत पीसते हुए कहा। शिवम ने भी सिर हिलाया। महेश को वह किसी दिन जरूर मारेगा। यह इलाका चारों ओर से आंधियों से घिरा है, यहाँ जरूर कुछ असामान्यता है, चलो पास ही जांच करते हैं, शिवम ने कहा। अभय और रूपाली ने सिर हिलाया और तीनों ने आगे बढ़कर जांच शुरू की। यह इलाका काफी चौड़ा था, लंबाई चौड़ाई में कई दर्जन मील। वो क्या है, लगता है पंख है। अचानक रूपाली ने आगे इशारा किया। तीनों तेजी से उधर भागे और पाया कि जमीन पर गड्ढे बने हुए हैं और कुछ पंख बिखरे पड़े हैं। ये तो फीनिक्स फेदर है। शिवम का दिल धक धक करने लगा। वह पहले कई फीनिक्स फेदर्स ले चुका था, इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं थी। जमीन पर बिखरे सारे पंख फीनिक्स फेदर्स ही थे, और यहाँ तो दर्जनों पड़े थे। वाकई फीनिक्स फेदर्स हैं। इसका मतलब ब्लैक लोटस प्लेन में सचमुच एक फीनिक्स रहता है, इसमें कोई शक नहीं। अभय ने कहा, भाई बहन, फीनिक्स फेदर मेरे लिए बहुत उपयोगी है। क्या ये मुझे मिल सकते हैं? मैं चाहूँ तो इनके बदले में और खजाने दे दूंगा। शिवम ने कहा। फीनिक्स फेदर से वह अपने द्वितीय शरीर का फीनिक्स कॉ बना सकता था। पहले उसके पास केवल 5 फीनिक्स फेदर फ्लाइंग सॉर्ड्स थे और उन 5 तलवारों के पंख भी बहुत उच्च स्तर के नहीं थे, लेकिन यहाँ पड़े पंखों से फेंट डिवाइन पावर निकल रही थी। साफ था कि यह होली फीनिक्स के छोड़े हुए हैं। अगर इनसे फीनिक्स कॉ बना तो शक्ति और भी बढ़ेगी, और जितने अधिक फीनिक्स फेदर फ्लाइंग सॉर्ड्स होंगे उतनी ही अधिक शक्तिशाली स्वॉर्ड अरे बनेगी। भाई ये कैसी बात है? अगर तुम्हारे काम के हैं तो सब ले लो, इनके बदले कुछ देने की जरूरत नहीं। रूपाली बोली, हाँ हमारी जान तुमने अभी बचाई थी, अगर अब ये बात करोगे तो बेवजह दूरियां पैदा होंगी। भाई मैं तो खुश नहीं रहूंगा। अभय मुस्कुराया, तो धन्यवाद भाई और बहन, शिवम ने मुट्ठी बांधकर कहा और बिना झिझक हाथ हिलाकर दर्जनों फीनिक्स फेदर्स को मैजिकल मैप में समेट लिया जहां उनका दूसरा शरीर था। यहाँ इतने गड्ढे बने हैं, लगता है पहले कोई भीषण युद्ध हुआ है, और शायद फीनिक्स बुरी तरह घायल हो गया था। क्या वो चीख चीख कर फीनिक्स की आवाज इसलिए आई थी क्योंकि वह घायल था? रूपाली ने अनुमान लगाया, संभव है, चलो देखते हैं। शिवम ने सिर हिलाया और तीनों आगे बढ़े, लेकिन उनकी आत्मा सतर्क थी। होली लैंड का फीनिक्स अगर घायल हुआ है तो उसके प्रतिद्वंद्वी की शक्ति भी निश्चित ही अत्यंत भयानक होगी, चाहे वो कोई मनुष्य हो या दिव्य जीव। रास्ते भर जमीन पर गहरे गड्ढे बने थे जो उस युद्ध की भीषणता दिखा रहे थे। रास्ते में शिवम को कुछ और फीनिक्स फेदर्स मिले जिन्हें उसने समेट लिया। थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक विशाल गड्ढा दिखा। ये गड्ढा 500 मीटर से लंबा और 1000 मीटर से भी गहरा था। तीनों ने देखा तो अनुमान लगाया कि यहाँ कोई विशाल प्राचीन वृक्ष था जिसे जड़ समेत उखाड़ लिया गया है। सैंडलवुड। तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक ही बात सोची, शायद वही दिव्य पक्षी फीनिक्स इसी सैंडलवुड पर रहता था। अब फीनिक्स घायल होकर गायब हो गया और सैंडलवुड खोद लिया गया। वो देखो, कुछ जड़ें बची हैं। अभय ने गड्ढे में पड़ी जड़ों की ओर इशारा किया। तीनों नीचे उतरे और देखा कि मोटी जांग जैसी जड़ें बची थीं। उनमें से अजीब सी खुशबू निकल रही थी। निश्चित ही सैंडलवुड था। चलो और ढूंढते हैं, शायद और जड़ें मिलें, शिवम ने कहा। तीनों ने मिट्टी उलट-पलट कर अच्छी तरह खोजा और सचमुच कई जड़ें मिलीं। सैंडलवुड की जड़ें साधारण शाखाओं से कहीं अधिक कीमती थीं। तीनों ने उन्हें बांट लिया और अच्छा लाभ हुआ। अफसोस, पूरा सैंडलवुड पहले ही खोदा जा चुका है। अगर वह हमारे हाथ लगता तो उसका मूल्य अनमोल होता। अभय की आंखें चमक उठीं। सैंडलवुड मार्शल आर्टिस्ट्स को मन को स्थिर करने में मदद करता है। हर मार्शल आर्टिस्ट को इसकी जरूरत होती है। सनशाइन में कितने योद्धा हैं ये कोई नहीं जानता। सैंडलवुड एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई हथियाना चाहता है। पूरा सैंडलवुड अगर बिके तो कितने मूल पत्थर मिलेंगे कहा नहीं जा सकता। तीनों ने फिर अच्छी तरह खोजबीन की, लेकिन कुछ और नहीं मिला तो वहां से निकलने लगे। लेकिन जल्द ही तीनों चौंक उठे क्योंकि आगे उन्हें कोई दिखाई दिया। सही कहें तो वहां एक रक्त गड्ढा था और उसमें एक आकृति पद्मासन में बैठी थी।
ईडन, शिवम हक्का बक्का रह गया। वह आकृति डार्क स्काई मेनलैंड ग्रुप का ईडन था। शिवम इस इंसान को अच्छे से याद करता था। उसकी मूल ब्लडलाइन फीनिक्स गुकीन थी, जो फीनिक्स डिवाइन कॉमेडी बजा सकती थी और उसकी युद्ध शक्ति बेहद प्रबल थी। ईडन यहाँ तक कैसे पहुँच गया? इस समय ईडन रक्त गड्ढे में बैठा था। गड्ढे का खून एक फीनिक्स की आभा में बदलकर उसके शरीर में समा रहा था। वो खून निश्चित ही फीनिक्स का खून था। शिवम, तुम इस आदमी को जानते हो? अभय ने पूछा। हाँ, यह मेरे ही कॉन्टिनेंटल ग्रुप से है। हमारे ग्रुप का पीयरलेस जीनियस था और बाद में हेवन सेक्ट में शामिल हो गया था। शिवम ने कहा। जीनियस का आदमी? अभय की आंखों में ठंडी हत्या की चमक उभर आए। लेकिन उस समय ईडन को बाहर की कोई खबर नहीं थी। वह पूरे मन से फीनिक्स का खून सोख रहा था। धड़ाम, कुछ देर बाद ईडन के शरीर से फीनिक्स की छवि निकली, जिसने लंबी चीख लगाई और फिर उसके शरीर से तेज आभा फैल गई। सेस्टियल एम्परर का 5वां स्तर ईडन का कल्टिवेशन अचानक बढ़ गया था और वह एम्परर के 5वें स्तर पर पहुंच गया था। अब ईडन ने आंखें खोलीं। जैसे ही उसने शिवम और बाकी को देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वो तुरंत पीछे हट गया। शिवम, क्या तुम? ईडन के मुंह से विस्मय भरी आवाज निकली, मानो विश्वास ही न हो रहा हो। बिल्कुल मैं ही हूं। क्यों पहचान नहीं पा रहे? शिवम हल्की मुस्कान के साथ बोला। ईडन कुछ देर सोचता रहा और बोला, शिवम, मैंने अब स्काई सेक्ट छोड़ दिया है। ओह! शिवम की भौहें तन गईं। यह उसकी उम्मीद के खिलाफ था। ईडन का कल्टिवेशन बहुत ऊंचा नहीं था और अब अगर उसने स्काई सेक्ट छोड़ दिया तो इसका मतलब था कि उसने अपना आसरा खो दिया। ईडन ने सिर हिलाते हुए कहा, हेवन सेक्ट के विचार और उनके कर्म मेरी मार्शल आर्ट्स की राह से बिल्कुल मेल नहीं खाते। अगर मैं वहां और रहता तो मेरी कल्टिवेशन की प्रगति धीमी ही होती। हाँ लड़के, तुझ में तो नजर है, अच्छा किया छोड़ दिया। हेवन सेक्ट को तो मेरी ड्रैगन गॉड वैली किसी दिन मिटाकर ही रहेगी। अभय ठहाका लगाते हुए बोला। जैसे ही उसने हेवन सेक्ट को नीचा दिखाने वाली बात सुनी, उसका मन प्रसन्न हो गया। सिर्फ तुम अकेले ही निकले हो? शिवम ने पूछा। नहीं, एलिसन भी थी। वह मेरे साथ निकली थी लेकिन फिर पश्चिम की ओर निकल गई और कॉन्टिनेंट छोड़ दिया। अब वो कहाँ है मुझे पता नहीं। ईडन ने कहा। कुछ जाने पहचाने चेहरे शिवम के मन में घूम गए। अच्छा हुआ, या तो वे लोग निकल गए या दूर चले गए, जिससे भविष्य में हेवन सेक्ट से टकराव न हो। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? आखिर हुआ क्या था? शिवम ने फिर पूछा, क्योंकि ईडन पहले ही यहाँ आया था, हो सकता है कुछ जानता हो। मैं भी भीड़ के साथ ब्लैक लोटस प्लेन में आया था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे एक प्रबल आहट महसूस हुई। मैंने उस आहट का पीछा किया और यहाँ पहुंचा। जब आया तो जगह ऐसी ही थी, मगर उस समय ये चारों ओर के टॉर्नेडोज नहीं थे। ईडन ने गहरी नजर से चारों ओर देखा, भौहें तनी हुई थीं। शिवम ने सिर हिलाया। इसका मतलब ईडन बस उनसे कुछ पहले यहाँ पहुंचा था। अब तो लगता है जब तक ये टॉर्नेडोज हटते नहीं, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ईडन ने कहा। जरूरी नहीं, शिवम हल्की मुस्कान के साथ बोला, जिससे ईडन की आंखें चमक उठीं। इसके बाद चारों ने उस क्षेत्र में फिर से तलाश की, मगर कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। ईडन, क्या तुम बाहर निकलना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। शिवम ने कहा। तुम इन टॉर्नेडोज को पार कर सकते हो? ईडन ने पूछा। स्वाभाविक ही। शिवम ने सिर हिलाया और चारों ने एक दिशा चुनी और आगे बढ़े। जैसे ही टॉर्नेडो सामने आया, शिवम की भौहों से विंड पर्ल निकला और नीली रोशनी बिखेर दी। शिवम के विचार से नीली रोशनी एक नीले पर्दे में बदल गई, जिसने चारों को घेर लिया। उस नीली परत से ढके होने पर उन्हें बाहर की आंधी का जरा भी असर नहीं हुआ। वे टॉर्नेडो में घुसे और जमीन पर चलते रहे। कुछ ही देर में वे टॉर्नेडो को पार कर बाहर निकल आए। जैसे ही बाहर पहुंचे, चारों की आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि सामने का पूरा क्षेत्र टॉर्नेडोज से भरा था और एक आकाशछूता टॉर्नेडो बीच में खड़े एक विशाल पर्वत को घेरे हुए था। टॉर्नेडो की बाहरी जगह पर असंख्य लोग खड़े थे, सभी उस पर्वत की ओर देख रहे थे। चारों शिवम तुरंत सतर्क हो गए और छिप गए। ये लोग तो पॉइजन सेक्ट और हेवन सेक्ट के हैं। उन्होंने देखा कि वहां सबसे ज्यादा लोग इन्हीं दोनों सेक्ट्स के थे। आखिर पॉइजन सेक्ट और हेवन सेक्ट इस जगह के सबसे करीब थे, इसलिए स्वाभाविक था कि ये सबसे पहले पहुंचे। उनके अलावा कई सेक्ट और छोटी शक्तियों के योद्धा भी मौजूद थे, और बेशक कॉन्टिनेंट के 11 शीर्ष पूर्वजों की कुछ टुकड़ियां भी वहां थीं, हालांकि उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी। प्रोफाउंड सेक्ट। शिवम की आंखें ठंडी हो गईं।
उसने प्रोफाउंड सेक्ट के लोग और महेश को देखा मगर अनुराधा नजर नहीं आए। अनु कहाँ गई, क्या वो मुझे ढूंढ रही है? शिवम के मन में चिंता उठी। चुनू, अचानक एक फीनिक्स की आवाज गूंजी पूरे क्षेत्र में गड़गड़ाहट की तरह। वह आवाज शक्तिशाली और शासक जैसी थी, बिल्कुल पहले की निराश और बेबस चीख से अलग। यह आवाज उसी पर्वत से आई थी। ये पुकार पहले की फीनिक्स की आवाज से बिल्कुल अलग है। अजीब है, क्या यहाँ दो फीनिक्स हैं? शिवम बुदबुदाया। फिर एक और चीख गूंजी पूरे आकाश में गूंजती हुई। सभी की नजरें उस पर्वत पर टिक गईं जो टॉर्नेडोज से घिरा था। क्या सचमुच पर्वत के भीतर एक फीनिक्स है? तभी पर्वत चमकने लगा और सबने देखा कि एक फीनिक्स आकाश में उठा, ऊंचाई पर उड़ते हुए पर्वत के ऊपर मंडराने लगा और भयावह आभा फैला दी। ध्यान से देखने पर यह असली फीनिक्स नहीं बल्कि ऊर्जा से बनी उसकी छवि थी। धड़ाम, फिर पर्वत के भीतर से एक तेज रोशनी उठी और फीनिक्स की पुकार और तेज हो गई। उस आभा से पूरा संसार कांप उठा। उसके दबाव में सबको घुटनों के बल बैठ जाने की इच्छा हुई। ये कैसी आभा है, कितना डरावना! ये तो किसी जीव की नहीं बल्कि हथियार की आभा लग रही है। लेकिन ये आर्टिफैक्ट ऐसे न जाने कितनी गुना ताकतवर है। क्या ये सेक्रेड सोल्जर हो सकता है? या फिर आखिरी वाक्य अधूरा रह गया, लेकिन सबके दिलों में झटका लगा। सब जानते थे वह क्या कहना चाहता है, या तो इंपीरियल सोल्जर। इंपीरियल सोल्जर्स सम्राट स्तर के योद्धाओं के विशेष हथियार होते हैं। ये शब्द सुनकर ही कई लोग भारी सांसें लेने लगे। क्या ब्लैक लोटस प्लेन में कोई एम्परर छिपा है? खासकर हेवन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट के लोग पूरी तरह उत्तेजित हो गए। अगर किसी शीर्ष सेक्ट को इंपीरियल सोल्जर मिल गया तो उसकी शक्ति का बस एक अंश जगाने भर से वह पूरे कॉन्टिनेंट पर राज कर सकता है। भले ही इंपीरियल सोल्जर न हो, सिर्फ सेक्रेड सोल्जर भी हो तो उसकी कीमत अद्भुत होगी। अगर सामने टॉर्नेडोज न होते तो कई लोग अब तक सीधे अंदर घुस चुके होते। पर्वत के ऊपर फीनिक्स की छवि मंडरा रही थी और उसकी पुकार और तीखी होती जा रही थी। आवाज, बाहर भेजो, होली रेल्म को बुलाओ, हेवन सेक्ट के किसी ने आदेश दिया। उसी समय पॉइजन सेक्ट वालों ने भी यही आदेश दिया। बाकी शीर्ष सेक्ट्स के लोग भी यही करने लगे। कोई भी यहाँ की खबर भेजकर होली लैंड के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को बुलाना चाहता था। यहाँ अगर सचमुच एक इंपीरियल सोल्जर जन्म ले रहा था तो ये कॉन्टिनेंट को हिला देने वाली घटना थी। खबर मिलते ही हर बड़ा सेक्ट अपने सेंट्स भेजेगा। खबर फैलने के बाद सब इंतजार करने लगे। अफसोस, हमारी ड्रैगन वैली यहाँ से बहुत दूर है। अगर हम खबर भी भेजे तो देर हो जाएगी। अभय ने आह भरी। भाई बहन, तुम दोनों यहीं मेरा इंतजार करो। अचानक शिवम ने कहा, भाई तुम क्या करने वाले हो? क्या अकेले अंदर जाना चाहते हो? रूपाली ने पूछा। बहन निश्चिंत रहो, मैं अकेले अंदर नहीं जाऊंगा, शिवम बोला। हालांकि उसके पास विंड पर्ल था जिससे टॉर्नेडोज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन वह अकेले अंदर नहीं जाता। उसकी वर्तमान कल्टिवेशन से अगर वह इंपीरियल सोल्जर पा भी ले तो इतनी भीड़ के सामने कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और फिर यह मामला इतना सरल भी नहीं था। जाहिर है कि कोई अज्ञात शक्ति यहाँ काम कर रही थी। वही शक्ति थी जिसने फीनिक्स को घायल किया और सैंडलवुड को खोदा। शायद ब्लैक लोटस प्लेन का ये पूरा परिवर्तन उसी की वजह से था, लेकिन वह शक्ति अभी तक सामने नहीं आई थी। इसलिए शिवम अकेले साहसिक कदम नहीं उठाएगा। इसके बाद शिवम ने अपनी आभा दबा ली। उसका शरीर बदल गया और वह एक पीले चेहरे वाला युवा बन गया। उसकी आभा भी बदल गई। फिर वह आगे बढ़ा। उस दिशा में हेवन सेक्ट के कई ताकतवर योद्धा खड़े थे। उनमें यमन और कुछ हाफ सेंट्स भी थे। यही वे लोग थे जिन्होंने पहले शिवम पर घात लगाई थी। शिवम सीधे सामने वाले टॉर्नेडो की ओर दौड़ा। ये लड़का क्या कर रहा है? खजाने के लालच में आंख मूंदकर दौड़ पड़ा। वाकई मौत ढूंढ रहा है। कई लोगों ने देखा तो व्यंग्य से हंस दिए, लेकिन जब शिवम टॉर्नेडो के करीब पहुंचा तो अचानक रुक गया। इससे और भी लोग हंसने लगे। उन्हें लगा शिवम पहले तो जोश में दौड़ पड़ा, मगर जैसे ही टॉर्नेडो देखा डरकर रुक गया। उसी पल शिवम के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसकी भौहों से रोशनी निकली। विंड पर्ल बाहर आया और उसकी हथेली पर आ गया। ओह! फिर शिवम सीधा टॉर्नेडो में घुस गया। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शिवम सचमुच टॉर्नेडो के भीतर घुस जाएगा। उस लड़के के पास कोई अजीब खजाना है, इसलिए वह टॉर्नेडो से नहीं डर रहा। किसी ने प्रतिक्रिया दी, वह गोल मोती है। ये लड़का कौन है? उसे हर हाल में पकड़ना होगा।
हेवन सेक्ट के एक हाफ सेंट ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर किसी के पास ऐसा खजाना हो तो वह सीधे टॉर्नेडो में प्रवेश कर सकता है और पर्वत तक पहुंच सकता है। धत, कहीं यह आदमी अकेला पर्वत में घुसने तो नहीं जा रहा। कुछ लोग चिल्ला उठे। हेवन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट के लोग गुस्से से उबल पड़े। उन्होंने खबर पहले ही भेज दी थी ताकि सेक्रेड रेल्म के ताकतवर पहुंचे, मगर अब कोई अजनबी खजाना लेकर उनसे पहले अंदर घुस गया। हम यही हैं। अगर उस लड़के को कुछ भी मिला तो जैसे ही बाहर आएगा हम उसे मार डालेंगे। हेवन सेक्ट के हाफ सेंट ने ठंडे स्वर में कहा। धड़धड़ाहट अचानक जिस टॉर्नेडो में शिवम घुसा था वह हिलने लगा और सीधा हेवन सेक्ट की ओर बढ़ने लगा। ये क्या हो रहा है? हेवन सेक्ट के लोग दहल गए और तुरंत पीछे हट गए। उस लड़के का अजीब खजाना टॉर्नेडो को नियंत्रित कर सकता है। हेवन सेक्ट का हाफ सेंट दहाड़ा। उसकी आंखों में और भी तेज लालच जलने लगा। वो सही था, विंड पर्ल अब टॉर्नेडो को नियंत्रित कर सकता था। शिवम टॉर्नेडो के भीतर बैठा था और टॉर्नेडो को चलाकर हेवन सेक्ट पर झोंक रहा था। टॉर्नेडो की गति और तेज होती जा रही थी। धत, पीछे हटो, पीछे हटो। हेवन सेक्ट के लोग घबराकर पीछे भागे। ऐसा टॉर्नेडो तो सेंट्स तक को निगल सकता था, वे तो क्या ही बचते। दूर खड़े अभय ने यह दृश्य देखा और दंग रह गया। हाँ, वाकई काबिले तारीफ है भाई, शिवम कमाल कर दिया। वह खुशी से गरज उठा। हेवन सेक्ट के लोग जान बचाकर भाग रहे थे, मगर शिवम टॉर्नेडो को और भी तेज कर उनके पीछे पड़ गया। चारों ओर के लोग दंग रह गए। टॉर्नेडो को नियंत्रित कर लेना ये तो यहाँ लगभग अजेय होने जैसा था। ये लड़का कौन है? हमारी हेवन सेक्ट को चुनौती देता है। पता करो, जरूर पता करो। हेवन सेक्ट के हाफ सेंट ने दहाड़ा। उसी समय एक और टॉर्नेडो अचानक हिलने लगा और हेवन सेक्ट की ओर झपटा। ब्लैक लोटस प्लेन में जो पर्वत को घेरे हुए टॉर्नेडोज थे, उनके अलावा कई टॉर्नेडोज इधर उधर स्थिर भी थे। इस बार शिवम ने दूर से टॉर्नेडो को मोड़कर हेवन सेक्ट पर छोड़ा। बेशक दूरी की एक सीमा थी, बहुत दूर तक वह नियंत्रण नहीं कर सकता था, लेकिन इस बार अचानक के हमले ने उन्हें हक्का बक्का कर दिया। दर्जनों हेवन सेक्ट के लोग टॉर्नेडो में फंस गए, जिनमें एक हाफ सेंट भी था। चीखें गूंज उठी। हाफ सेंट से नीचे के योद्धा तुरंत ही हवा से टुकड़े टुकड़े हो गए। हाफ सेंट ने सेक्रेट सोल्जर निकाला और पूरी ताकत से टॉर्नेडो का सामना करने लगा। नहीं, मुझे बाहर निकलने दो, हाफ सेंट आतंक में चिल्लाया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर टॉर्नेडो ने उसे भीतर जकड़ लिया। भयंकर हवाएं सेक्रेट सोल्जर पर लगातार बरस रही थी। सोल्जर कांप रहा था। आओ, मुझे बाहर निकालो लड़के, तुम हमारी हेवन सेक्ट के खिलाफ जा रहे हो, तुम मरोगे। हाफ सेंट अब भी चिल्लाता और शिवम को धमकाता रहा। दुखदाई, अब खत्म हो जाओ, शिवम की ठंडी आवाज गूंजी। उसने अपनी आवाज बदल ली थी ताकि कोई पहचान न पाए। फिर टॉर्नेडो हाफ सेंट को पीसता हुआ आगे बढ़ा। भागो भागो! बचे हुए हेवन सेक्ट के योद्धा चीखकर भाग खड़े हुए। शिवम ने अफसोस किया कि टॉर्नेडो की गति अभी भी कुछ कम है, वरना और भी लोगों को पकड़ सकता था। लेकिन अचानक हुए हमले में उसने दर्जनों हेवन सेक्ट के योद्धा और एक हाफ सेंट मार गिराया। उसी पल टॉर्नेडो में फंसा हाफ सेंट अंततः टिक नहीं सका। कर्क उसका सेक्रेट सोल्जर टूट गया। नहीं, वह भय से चिल्लाया और अगले ही पल अनगिनत हवाओं में बिखरकर राख बन गया। सभी दंग रह गए। एक हाफ सेंट इस तरह मारा गया। शिवम टॉर्नेडो से बाहर निकला। विंड बीट की नीली आभा उसे घेरे हुए थी। हेवन सेक्ट के लोग उसे घूर रहे थे, मानो नजरें उसे छलनी कर दें। लड़के, तुम कौन हो? हमारी हेवन सेक्ट के हाफ सेंट को मारने की हिम्मत कैसे की? दूर खड़े यमन ने दहाड़ते हुए कहा। अन्याय के बहुत कर्म करने वाला अंततः मरता ही है। मैं तो बस हेवन सेक्ट का हाल देख रहा हूं। शिवम ने शांत स्वर में कहा। तुम अपनी मौत बुला रहे हो। यमन गरजा। अच्छा तो आकर मुझे मार डालो, शिवम हंसते हुए बोला। यमन का चेहरा बिगड़ गया। अभी शिवम पर हमला करना तो मौत को गले लगाने जैसा था। मारो! हेवन सेक्ट का एक और हाफ सेंट सेक्रेड लाइट लेकर शिवम पर झपटा। शिवम ने ठंडी हंसी के साथ टॉर्नेडो में छलांग लगा दी। सेक्रेड लाइट टॉर्नेडो से टकराया और तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर शिवम ने टॉर्नेडो उसी हाफ सेंट पर झोंक दिया। उसका चेहरा बदल गया और वह जान बचाकर भागा। टॉर्नेडो अब मुड़कर प्रोफाउंड सेक्ट की ओर बढ़ा। तुम क्या कर रहे हो? महेश दहाड़ा और भाग निकला। बाकी प्रोफाउंड सेक्ट के लोग भी चारों ओर भागे।
शिवम टॉर्नेडो को बेकाबू सा दौड़ाता रहा, कभी हेवन सेक्ट कभी प्रोफाउंड सेक्ट। सबकी हालत खस्ता हो गई, वे कुत्तों बिल्लियों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। शिवम ने खास तौर पर महेश को निशाना बनाया, उसका पीछा किया, जिससे महेश बुरी तरह अपमानित हुआ। उसके दिल में गुस्सा जल रहा था। कॉन्टिनेंट के 10 महान दुष्टों में से एक होने के बावजूद इतने लोगों के सामने वह यूं हड़बड़ाकर भाग रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह लाज से जल गया। शिवम ने पीछा बदलकर अचानक पॉइजन सेक्ट पर टॉर्नेडो झोंक दिया। अब पॉइजन सेक्ट के लोग भी पागलों की तरह जान बचाकर भागने लगे। चारों ओर मौजूद छोटी छोटी शक्तियों के लोग दंग रह गए। शिवम एक ही समय पर तीनों शीर्ष सेक्ट्स का पीछा कर रहा था, ये बात उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन उन तीनों महान सेक्ट्स के लोग बुरी तरह अपमानित हो चुके थे। लड़के जरा रुक, जब मेरी हेवन सेक्ट का डिवाइन रेल्म पहुंचेगा तब तेरी मौत पक्की है। यमन ने दहाड़ लगाई। हाँ, और हमारी पॉइजन सेक्ट के होली रेल्म पावर हाउसेस भी जल्द ही आ जाएंगे। तू चाहे टॉर्नेडो में छिपा रहे तब भी मर जाएगा। पॉइजन सेक्ट का एक आदमी भी चिल्लाया। वो लोग सचमुच गुस्से से फट पड़े थे। शिवम टॉर्नेडो में छिपा था और यह उनके लिए पूरी तरह धोखाधड़ी जैसा था। वह बस पीछा कर सकता था और वे केवल भाग सकते थे। पलटकर लड़ने का मतलब मौत को बुलाना था। कितनी घुटन भरी स्थिति थी। शिवम ने उनकी धमकियों पर ध्यान नहीं दिया और टॉर्नेडो नियंत्रित करता रहा। हालांकि अब तीनों सेक्ट के लोग बहुत सावधान हो गए और हर टॉर्नेडो से दूर दूर रहते, इसलिए शिवम चाहे दूसरे टॉर्नेडोज को भी नियंत्रित करे, वह अब सीधे उन्हें मार नहीं सकता था। आखिरकार शिवम ने महेश को ही निशाना बनाया और उसे बार बार दौड़ाया। महेश को उसने दसियों चक्कर लगवाए और बेचारे की हालत इतनी खराब हो गई कि उसका चेहरा गुस्से और अपमान से बैंगनी पड़ गया। कुछ देर पीछा करने के बाद शिवम चुपचाप टॉर्नेडो से बाहर निकला, अपना रूप और आभा बदल ली और जाकर अभय और रूपाली के पास खड़ा हो गया। टॉर्नेडो वहीं थम गया, लेकिन तीनों सेक्स के लोग फिर भी डरकर टॉर्नेडो से दूरी बनाए रहे। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो वे लोग धीरे धीरे चैन की सांस लेने लगे, लेकिन उनकी आंखों में जलती हुई लपटें थीं। उन्हें साफ पता था कि किसी ने उन्हें खेल बना दिया है। अगर यह बात बाहर निकली तो उनकी तीनों सेक्स की बदनामी हो जाएगी। खासकर महेश, उसका तो गुस्सा चरम पर था। इस तरह तीनों सेक्स के सावधान पहरे में समय तेजी से बीत गया। लगभग 1 घंटे बाद आसमान में सफेद रोशनी चमकी और एक सफेद वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। एल्डर आ गए, हमारी हेवन सेक्ट के होली रेल्म एल्डर। हेवन सेक्ट के लोग खुशी से चिल्लाए। ओह! फिर लगातार कई आकाश विदारक आवाजें आईं। 7-8 और आकृतियां आकाश से उतरी, हर एक भारी दबाव छोड़ रही थी। ये सब सेक्रेड रेल्म के ताकतवर लोग थे। कुछ हरे वस्त्रों में थे यानी पॉइजन सेक्ट के, और कुछ सफेद वस्त्रों में यानी हेवन सेक्ट के। इसके अलावा 2 सेक्रेड रेल्म छोटे छोटे संप्रदायों के भी थे जो इस इलाके के आसपास रहते थे। कुछ हाईएस्ट सेक्ट भी ऐसे थे जो कमजोर नहीं थे, बस 13 शीर्ष पूर्वजों से थोड़ा ही पीछे। कुल 8 सेक्रेड रेल्म योद्धा शून्य में खड़े होकर उस विशाल पर्वत को देख रहे थे। दरअसल उनकी निगाहें पर्वत के ऊपर मंडराती फीनिक्स की छवि पर थीं। कितनी प्रबल आभा है! ये कम से कम सेक्रेड सोल्जर तो है ही, शायद उससे भी अधिक। हेवन सेक्ट के एक सेक्रेड रेल्म ने कहा, उसकी आंखों में आग सी चमक उठी। बाकी सेंट्स भी वैसी ही जलती नजरों से देख रहे थे। धड़ाम! अचानक हेवन सेक्ट का एक सेक्रेड रेल्म आगे बढ़ा। उसके कदम से पूरा जगत गूंज उठा। उसके शरीर से दूधिया सफेद रोशनी उठी और अंततः एक विशाल युद्ध तलवार में बदल गई। वो तलवार हजारों मीटर लंबी थी, शून्य को चीरते हुए सामने वाले टॉर्नेडो पर गिर पड़ी। धड़ाम! पवित्र प्रकाश की वह युद्ध तलवार टॉर्नेडो से टकराई। भयानक आंधी अनगिनत ब्लेड जैसी धारों से तलवार पर बरसने लगी। पूरा आकाश कांपने लगा। टूट जा! हेवन सेक्ट का सेक्रेड रेल्म दहाड़ा। उसके शरीर से निकली आभा और भी प्रबल हो गई। युद्ध तलवार चमक उठी, मानो टॉर्नेडो को चीर देगी। वो पवित्र प्रकाश तलवार वास्तव में टॉर्नेडो को आधा काट चुकी थी। सभी लोग सांसें रोके देख रहे थे। क्या सेक्रेड रेल्म इस टॉर्नेडो को तोड़ पाएगा? मगर आधे तक पहुंचकर ही तलवार बिखर गई। आंधियों ने उसे चूर चूर कर दिया। हेवन सेक्ट का सेक्रेड रेल्म विफल रहा। दूर खड़े शिवम का चेहरा गंभीर हो गया। सेक्रेड रेल्म की ताकत सचमुच डरावनी है, उसने मन में सोचा। वह जानता था कि यह टॉर्नेडो कितना प्रबल था। कोई हाफ सेंट उसमें जाता तो बच नहीं सकता था, मगर सेक्रेड रेल्म का यह आदमी उसे आधा काट चुका था, लगभग पूरी तरह फाड़ ही देता। ऐसी शक्ति सचमुच भयावह थी।
विंड पर्ल के सहारे टॉर्नेडो में छिपकर भी वह सेक्रेड रेल्म के सामने सुरक्षित नहीं था। यहाँ की आंधियां एक व्यक्ति से नहीं टूट सकती, क्यों न हम सब मिलकर कोशिश करें। पॉइजन सेक्ट के एक सेक्रेड रेल्म ने कहा, मिलकर अंदर जाने के बाद खजाना कैसे बांटा जाएगा। हेवन सेक्ट का सेक्रेड रेल्म बोला, अंदर जाने के बाद जो जिसके हाथ लगे वही उसका होगा, ताकत पर निर्भर। पॉइजन सेक्ट का सेक्रेड रेल्म बोला, ठीक है, हमें मंजूर है। हेवन सेक्ट के 3 सेक्रेड रेल्म ने सिर हिलाया, दोनों हाईएस्ट सेक्ट के सेक्रेड रेल्म ने भी हामी भर दी। धड़ाम 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 8 सेक्रेड रेल्म ने एक साथ अपनी भयावह आभा छोड़ी, पूरा जगत उनके पवित्र दबाव से भर गया। साथ ही 8 ने अपने सेक्रेड सोल्जर्स निकाले जो अपार रोशनी बिखेर रहे थे। सेक्रेड सोल्जर्स जब होली रेल्म के हाथों में आते तो उनकी शक्ति बिल्कुल अलग ही होती, वह दृश्य वाकई भयावह था। फिर 8 ने एक साथ हमला किया। 8 सेक्रेड सोल्जर्स की मार एक साथ सामने वाले टॉर्नेडो पर पड़ी। धड़ाम वह टॉर्नेडो बुरी तरह कांप उठा। भले ही टॉर्नेडो कितना भी मजबूत था, 8 सेक्रेड रेल्म का संयुक्त प्रहार उसे रोक नहीं पाया। आखिरकार गगनभेदी धमाके के साथ टॉर्नेडो फट गया और अनंत हवाओं में बदलकर आकाश पृथ्वी में बिखर गया। एक टॉर्नेडो टूट गया और सबकी आंखें चमक उठी। जारी रखो, हेवन सेक्ट का सेक्रेड रेल्म बोला। फिर 8 सेंट्स लगातार प्रहार करते रहे। एक एक करके टॉर्नेडो बिखरते गए, हवाओं की ऊर्जा में बदलकर आकाश में फैलते गए। जल्द ही दर्जनों टॉर्नेडो गायब हो गए और पर्वत को घेरे घेरा टूट गया। एक विशाल दरार बन गई और सभी ने साफ देखा। पर्वत के तल पर एक विशाल गुफा थी जो चमकीली रोशनी से भरी हुई थी। और अजीब बात यह थी कि बाकी टॉर्नेडो स्थिर रहे, उन्होंने उस दरार को भरने की कोशिश नहीं की। ओह, अचानक हेवन सेक्ट का एक सेक्रेड रेल्म एल्डर रोशनी की किरण बनकर गुफा की ओर भागा। पल भर में वह टॉर्नेडो का क्षेत्र पार कर गया। चलो, पॉइजन सेक्ट के सेंट्स दहाड़ते हुए पीछे पीछे दौड़े। देखते ही देखते 8 सेक्रेड रेल्म एक साथ गुफा में घुस गए। चलो हम भी देखें। बाकी लोग भी अब बेकाबू हो गए। जैसे ही 8 सेंट्स अंदर गए, वे भी गुफा की ओर दौड़ पड़े। एक एक कर सभी आकृतियां गुफा की ओर दौड़ने लगीं, लेकिन जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुई, उनकी परछाइयां गायब हो गईं। भाई बहन, क्यों न हम भी अंदर जाएं? शिवम अभय और रूपाली के पास आया और अपने असली रूप में लौट आया। ठीक है, चलकर देखते हैं, अभय बोला। शिवम, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ईडन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि अगर वह अंदर गया तो कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा खतरे में फंसकर शिवम को भी बोझ बना देगा। शिवम ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। फिर वह अभय और रूपाली के साथ गुफा की ओर बढ़ गया। गुफा बहुत विशाल थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक तिरछी नीचे जाती सुरंग मिली। उसी समय नीचे से एक फीनिक्स की चीख गूंजी, लेकिन यह आवाज बेहद धीमी, कमजोर और निराशा से भरी थी। धड़ाम 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 नीचे से भयानक धमाके गूंजे। क्या नीचे कोई युद्ध हो रहा है? तीनों के चेहरे बदल गए और वे और सतर्क हो गए। उन्होंने पूरी तरह अपनी आभा दबा ली। हथियार तुरंत निकालने को तैयार थे। शिवम भी जरूरत पड़ते ही उन्हें माउंटेन्स एंड रिवर्स में समेटने को तैयार था। सुरंग लंबी नहीं थी। थोड़ी ही देर में तीनों उसके अंत तक पहुंचे। अंत में एक बेहद विशाल और चौड़ा भूमिगत गुफा था जो स्पष्ट रूप से कृत्रिम रूप से खोला गया था। जैसे ही शिवम गुफा में दाखिल हुआ, उसकी आंखें भय से फैल गईं। उसके सामने एक विशाल दीवार थी और उस दीवार पर एक फीनिक्स कील से जड़ा हुआ था। हाँ, एक दिव्य पक्षी फीनिक्स जिसे दीवार पर ठोंक दिया गया था। उसके दोनों पंख और पैर कील से छेदे गए थे और गले पर भी बंधन डाल दिया गया था। उसके पंखों और पैरों से खून बहकर दीवार पर नीचे की ओर टपक रहा था। इस समय वो फीनिक्स बेहद कमजोर और क्षीण सांस ले रहा था। चुनू, उसने एक दुख भरी चीख लगाई जिसमें निराशा भरी हुई थी। शिवम का दिल हिल गया। अब उसे समझ आया कि ब्लैक लोटस प्लेन में जो निराशा और वेदना से भरी फीनिक्स की आवाज गूंजी थी, वही इसी फीनिक्स की चीख थी। एक दिव्य फीनिक्स दीवार पर ठोंककर लहूलुहान छोड़ दिया गया। ये दृश्य असहनीय था। आखिर ये सब किसने किया? धड़ाम अचानक आए धमाके ने शिवम की सोच तोड़ दी। उसकी नजर नीचे गई। दीवार के नीचे एक प्राचीन वेदी थी। फीनिक्स का खून दीवार से होकर उसी वेदी पर बह रहा था और उसमें समा रहा था। उस वेदी के ऊपर एक प्राचीन दर्पण लटका हुआ था। उस दर्पण पर फीनिक्स का नक्शा बना था और उसमें लगातार एक फीनिक्स की परछाई घूम रही थी। चमकीली रोशनी उसी दर्पण से निकल रही थी।
चूनू, उस दर्पण से एक तेज ऊंची और शाही फीनिक्स की चीख निकली। शिवम समझ गया, पहाड़ के ऊपर जो फीनिक्स की परछाई और ऊंची आवाज सुनाई दी थी वह इसी दर्पण से आई थी। वास्तव में यहाँ दो अलग अलग फीनिक्स की आवाजें थीं, एक इस बंधे हुए फीनिक्स की और दूसरी इस दर्पण की। ये दर्पण एक रोशनी की परत में ढका था जो भयानक दबाव छोड़ रही थी। 8 सेक्रेड रेल्म पावर हाउसेस उस परत पर हमला कर रहे थे। ये दबाव, ये तो सम्राट की आभा जैसा है। शिवम कांप उठा। उसे याद आया कि उसने पहले होली एम्परर और सोल एक्सटिंक्शन किंग की आभा महसूस की थी, यह उसी स्तर की थी। इंपीरियल सोल्जर, ये शब्द उसके दिमाग में कोया था। यहाँ सचमुच एक इंपीरियल सोल्जर मौजूद था, ये तो एक फॉर्मेशन है। शिवम की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत देख लिया कि पूरी वेदी और उसके चारों ओर जमीन पर जटिल रेखाएं बनी थीं जो एक विशाल फॉर्मेशन बना रही थीं। यह एक महान सीलिंग फॉर्मेशन है। इंपीरियल सोल्जर इसका केंद्र है और यह फीनिक्स इसे तोड़ने की कुंजी है। फीनिक्स का रक्त इस फॉर्मेशन को खोल सकता है। शिवम की सोच तेजी से दौड़ी। किसी ने इस फीनिक्स को घायल करके यहाँ ठोंक दिया ताकि उसके रक्त से फॉर्मेशन टूटे। अब 8 सेक्रेड रेल्म पावर हाउसेस इंपीरियल सोल्जर के लालच में फॉर्मेशन को और भी तोड़ रहे थे। शिवम ये सब साफ देख रहा था और वह जानता था कि सेंट्स भी सब समझते हैं, मगर उनकी आंखों में केवल इंपीरियल सोल्जर था। वे लगातार दर्पण के चारों ओर की रोशनी पर प्रहार कर रहे थे। पूरी भूमिगत गुफा कांप रही थी। क्लिक, कुछ देर बाद रोशनी की परत टूटने लगी, उसमें दरारें पड़ गईं और अंततः वह चटक कर बिखर गई। उस क्षण गुफा में फीनिक्स की चीख गूंज उठी, इंपीरियल सोल्जर, यह मेरा है। हेवन सेक्ट का एक सेंट गरजा, सपना देखो इंपीरियल सोल्जर, चाहिए तो अपनी ताकत दिखाओ। पॉइजन सेक्ट का सेंट दहाड़ा, उसके पूरे शरीर से जहरीली गैस निकली और उसने प्राचीन दर्पण को पकड़ने को एक विशाल हाथ बनाया। चलो जान देकर भी रोकें, मारो, और सब अराजक हो गया। फॉर्मेशन टूटते ही 8 सेंट्स पागलों की तरह एंशंट मिरर की ओर झपट पड़े और आपस में भयंकर लड़ाई करने लगे। इंपीरियल सोल्जर का मूल्य अकल्पनीय था। धड़ाम, जहरीली गैस से बने विशाल हाथ ने एंशंट मिरर को पकड़ने की कोशिश की, मगर मिरर कांपा और तेज फीनिक्स चीख निकली। रोशनी की किरण ने उस हाथ को चूर चूर कर दिया। फिर होली लाइट से बना एक विशाल हाथ एंशंट मिरर को पकड़ने आया। चूनू, फीनिक्स एंशंट मिरर कांपा और उसमें से फीनिक्स की छवि बाहर निकली। उसने होली लाइट को तोड़ दिया। फिर मिरर ऊपर की ओर उड़ गया। एक सेंट ने उसे दबाने को एक विशाल ट्राइपॉड छोड़ा, मगर एंशंट मिरर ने उसे चकमा देकर निकल गया। ट्राइपॉड का प्रहार वेदी पर गिरा और वेदी चकनाचूर हो गई। धड़ाम, फीनिक्स एंशंट मिरर दीवार से टकराया और उसे चीरकर ऊपर की ओर एक सुरंग बना दी। मिरर उसी सुरंग से उड़ता हुआ बाहर निकल गया। कहाँ भागा? पीछा करो। 8 सेंट्स गरजते हुए उस सुरंग से बाहर निकल गए। पल भर में भूमिगत गुफा खाली हो गई। अब सबकी नजरें दीवार पर ठोंके गए उस फीनिक्स पर टिक गईं। साफ था, ये होली लैंड का फीनिक्स था और उसके पूरे शरीर में खजाने छिपे थे। इंपीरियल सोल्जर्स, उनके पास लड़ने की योग्यता नहीं थी, लेकिन अब संध जा चुका था। इस फीनिक्स को मिस नहीं किया जा सकता था। ओह, एक के बाद एक आकृतियां फीनिक्स की ओर दीवार पर दौड़ीं। दूर हो जाओ, मौत ढूंढ रहे हो, किल, गर्जनाएं गूंज उठी और हर तरह की चमकदार किरणें फट पड़ी जिनमें भयानक हत्या की इच्छा भरी थी। अचानक दर्जनों मास्टर्स को हवा में पीटा गया, खून से लथपथ हो गए। उनमें सबसे भयानक महेश था। उसकी पहली ही चाल में पूरा आकाश काले जादुई अग्नि से भर गया। जो भी उससे चिपका वह सीधे राख बन गया। वहां कुछ वेनमस सेक्ट्स और हेवन सेक्ट के कई हाफ होली सेजर्स भी थे जो बेहद डरावने थे। हाथ लहराते ही एक एक शक्तिशाली व्यक्ति मारा गया। उनमें से कुछ सबसे तेज थे और फीनिक्स की ओर दौड़े। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जो लोग मारे गए उनका खून जमीन पर बिखरने के बाद तेजी से मिट्टी में समा गया और गायब हो गया। इसी समय शिवम भी बाहर निकला, लेकिन शिवम फीनिक्स की ओर नहीं दौड़ा बल्कि ऑल्टर की ओर गया। वहां एक पत्थर की प्लेट थी, चेहरे जितनी बड़ी, जिस पर गोल्डन के पैटर्न खुदे हुए थे। अभी अभी ऑल्टर के टूटने पर यह पत्थर की प्लेट ऑल्टर से बाहर उड़ गई थी। सबको लगा कि ऑल्टर पर जो बड़ा फॉर्मेशन था उसका केवल एक ही कॉ है, वह था प्राचीन फीनिक्स मिरर। लेकिन शिवम ने देखा कि उस फॉर्मेशन के वास्तव में 2 कॉ थे। एक था फीनिक्स एंशंट मिरर और दूसरा कॉ यही पत्थर की प्लेट थी। ये बिल्कुल साधारण नहीं था, तभी तो इसे इंपीरियल फीनिक्स के प्राचीन मिरर के साथ फॉर्मेशन का कॉ बनाया गया था।
शिवम ने हाथ बढ़ाकर पत्थर की प्लेट पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह हिली भी नहीं। इतनी भारी शिवम चौंक गया। उसने जोर लगाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। पत्थर की प्लेट पहाड़ से भी भारी थी। माउंटेन्स एंड रिवर्स की पिक्चर्स में डाल दो शिवम की भौं से रोशनी निकली जिसने पत्थर की प्लेट को ढक लिया। वह प्लेट सफलतापूर्वक माउंटेन एंड रिवर मैप में समा गई। इसी क्षण शिवम ने अचानक एक भयानक संकट को आते हुए महसूस किया। ये संकट उसे गहरे अंधकार में गिरने जैसा अनुभव करा रहा था। अच्छा नहीं है, खतरा है, सोचे बिना शिवम ने पैर पटका और तेजी से पीछे हट गया। उसी समय फीनिक्स की ओर दौड़ता हुआ महेश भी अचानक बदल गया। उसने भी पलटकर पीछे हटना शुरू कर दिया। असल में असाधारण स्तर पर पहुंचने वाले लोगों की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बेहद तेज होती है और वे अचानक आने वाले संकट को भांप लेते हैं। इसी कारण वे कठिनाइयों से बच पाते हैं और शिखर तक पहुंचते हैं। शिवम ऐसा ही व्यक्ति था और महेश भी निस्संदेह ऐसा ही था। जैसे ही दोनों तेजी से पीछे हटे, ऑल्टर से काला धुआं निकलने लगा जिसने एक समूह को जकड़ लिया। ये क्या है, कोई डर के मारे चिल्लाया। एक भयावह दृश्य हुआ। जो भी लोग उस काले धुएं में फंसे वे जल्दी ही सूखकर लाश बन गए, जैसे कि उन्हें शिवम की निगलने वाली शक्ति ने खा लिया हो। दूर भागो, अन्य लोग भयभीत होकर पीछे हटना चाहते थे लेकिन देर हो चुकी थी। जो भी लोग उस काले धुएं में उलझे वे सूखकर शव बन गए। ब्रेक में केवल कुछ हाफ होली लोग ही प्रतिकार कर पाए। उन्होंने सेक्रेड सोल्जर्स का इस्तेमाल किया, जोरदार वार किए और काले धुएं को चीर दिया। लेकिन जैसे ही धुआं बिखरा वह फिर से जुड़ गया और सारा काला धुआं एक व्यक्ति में समा गया। वह हेवन सेक्ट का एक हाफ होली डेटी था जिसने पहले शिवम की घेराबंदी में हिस्सा लिया था। सारा धुआं उसके शरीर में घुस गया और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। वह हाफ होली आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने पर भी बेकार था। धुआं छोटे छोटे सांपों की तरह उसके शरीर में समा गया। वह निराशा से चिल्लाया और फिर बाकी लोगों की तरह लाश बन गया। दूर हो जाओ, कुछ बच निकले। हाफ सेंट्स भयभीत होकर चिल्लाए और तेजी से पीछे हट गए। बाकी सब डर गए और पीछे वाले पैसेज की ओर भागने लगे। शिवम और अभय रूपाली भी भीड़ में मिलकर पैसेज की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे पैसेज के पास पहुंचे, बाएं और दाएं दीवारें फट गईं और कई आकृतियां बाहर निकल आईं जिन्होंने पैसेज के प्रवेश को घेर लिया। ये सब लोग काले चोगे में लिपटे हुए थे, केवल उनकी ठंडी आंखें दिखाई दे रही थीं। ये लोग जैसे ही प्रकट हुए बिना एक शब्द कहे सीधे हमला कर बैठे। सभी चौंक गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि बाएं दाएं दीवारों में लोग छिपे होंगे। एम्परर्स रेल्म में पहुंचने के बाद दीवार में बड़ा छेद बनाना फिर उसे भरकर मूल जैसा कर देना मुश्किल नहीं था। लेकिन अभी तक सबका ध्यान इंपीरियल सोल्जर्स और फीनिक्स पर था। इस कारण इतने सारे शक्तिशाली लोग अचानक मार दिए गए। कॉल आउट, तलवार की रोशनी चमकी, खून बिखरा और एक एक कर आकृतियां गिर पड़ीं। हाफ सेंट, बहुत सारे हाफ सेंट्स, कोई भयभीत होकर चिल्लाया। इन ब्लैक रोब लोगों में कम से कम 7-8 हाफ होली ताकतवर थे। तलवार की चमक अजेय थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ ब्लैक रोब लोग एक और खड़े थे। उन्होंने हाथ भी नहीं उठाया था लेकिन उनके शरीर से निकलती सांसें बेहद डरावनी थीं। वह थी यश। ये ब्लैक रोब लोग होली रेल्म के ताकतवर थे। तुम लोग कौन हो? हिम्मत कैसे की तुमने मेरे हेवन सेक्ट के लोगों को मारने की? एक हाफ होली गरजा, लेकिन जवाब में उसे भयावह तलवार की चमक मिली। ओह ओह ओह! होली रेल्म के ब्लैक रोब लोगों ने किसी को नहीं छुआ बल्कि ऑल्टर के टूटे हिस्से के सामने पहुंचे, झुककर बोले, वेलकम द किंग टू रिटर्न टू द वर्ल्ड ब्लड, आई वॉन्ट ब्लड। ऑल्टर के नीचे से टूटी हुई आवाज आई जिसने सबको डरा दिया। धर्म किंग शिवम चौंक गया। ये सब लोग ईवल स्पिरिट्स थे। शिवम की सोच तेजी से बदली और आखिरकार उसने समझा कि यहाँ क्या हुआ है। यहाँ वास्तव में एक ईवल स्पिरिट प्रिंस को सील किया गया था। पहले जो बड़ा फॉर्मेशन था जिसका कॉल गोल्डन अरे और फीनिक्स एंशिएंट मिरर थे, वही इस ईवल स्पिरिट प्रिंस को दबाने के लिए था। लेकिन ईवल स्पिरिट्स इस प्रिंस को छुड़ाना चाहते थे, इसलिए वे ब्लैक लोटस प्लेन में आए। डिवाइन बर्ड फीनिक्स को गंभीर रूप से घायल किया, फिर फीनिक्स को दीवार पर ठोक दिया ताकि उसके खून और क्रोध से फॉर्मेशन टूट सके। इसीलिए आधे महीने से समय समय पर फीनिक्स की चीखें सुनाई देती थीं जो दुख और निराशा से भरी थीं। इससे इतने सारे मास्टर्स यहाँ आकर्षित हुए। जब 8 सेक्रेड रेल्म पावरमैन यहाँ आए तब तक फॉर्मेशन बहुत कमजोर हो चुका था। फीनिक्स एंशिएंट मिरर को पाने की होड़ में उन्होंने फॉर्मेशन को तोड़ दिया और ऑल्टर को चकनाचूर कर दिया, जिससे फीनिक्स एंशिएंट मिरर बाहर निकल आया।
यही असल में ईवल स्पिरिट्स की मदद करना था। अब ईवल स्पिरिट प्रिंस बाहर आने वाला था। धर्म किंग, हम पहले आपके लिए अंतिम फॉर्मेशन तोड़ते हैं। एक ब्लैक रोब सेंट गरजा और कई ब्लैक रोब सेंट्स ने मिलकर ऑल्टर के नीचे जमीन पर प्रहार किया। वहां एक और फॉर्मेशन था, लेकिन वह बहुत मजबूत नहीं था। सेंट्स के कई हमलों में वह टूटने के कगार पर पहुंच गया। ब्रदर सिस्टर, ऊपर वाले पैसेज से निकलो, शिवम चिल्लाया। तीनों लोग उस पैसेज की ओर दौड़े जो फीनिक्स एंशंट मिरर द्वारा फोड़ा गया था। अगर वे ईवल स्पिरिट प्रिंस या सेंट्स के खाली होने का इंतजार करते तो उनकी मौत निश्चित थी। 3 लोगों ने सेज का नियंत्रण ले लिया और कुछ ब्लैक रोब लोगों को आसमान में धकेल दिया। बाकियों ने भी शिवम जैसी ही सोची और अपने सिर के ऊपर वाले पैसेज की ओर दौड़ पड़े। कम से कम सैकड़ों लोग ऊपर वाले पैसेज की ओर दौड़े और कुछ लोग उस पैसेज की ओर भागे जिससे वे पहले दाखिल हुए थे। किल वे ब्लैक रोब वाले पीछा करते हुए मारते रहे और भूमिगत गुफा में लाशों का ढेर लग गया। लेकिन इस बार बहुत लोग दाखिल हुए थे। भले ही बहुत से लोग मारे गए हों, फिर भी सैकड़ों लोग 2 चैनलों की ओर हमला कर रहे थे। बूम! उसी समय भूमिगत गुफा जोर से कांप गई। फॉर्मेशन टूट गई, कंकड़ उड़ने लगे और नीचे एक काली गुफा खुल गई जिसमें से एक कंकाल सा बूढ़ा आदमी तैरता हुआ बाहर निकला। फ्लावर फ्लैश कंकाल जैसे बूढ़े आदमी की भारी आवाज गूंजी और वह मारे गए शवों पर टूट पड़ा। बूढ़े आदमी से काला धुआं फैला और लाशों को ढक लिया। अचानक वे लाशें तेजी से सूखकर ढांचे बन गईं और यहाँ तक कि जमीन पर बचे खून को भी काले धुएं ने सोख लिया। कंकाल जैसा बूढ़ा आदमी अब भरा भरा और दमकता हुआ लग रहा था। हाँ, मैं हूँ सोल ईटर धर्म किंग, आखिरकार बाहर आ गया। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा, उसकी आंखों में खून की भयानक चमक थी। वेलकम द धर्म किंग टू रिटर्न टू द वर्ल्ड। कई ब्लैक रोब सेंट्स झुककर बोले, हूँ, तुम लोग अच्छे हो। सोल ईटर ने सिर हिलाया, फिर ऊपर वाले चैनल की ओर देखकर बोला, मुझे और मांस और खून चाहिए, किल। इतना कहकर स्पिरिट डिवावरर किंग आसमान में उठा और ऊपर वाले पैसेज की ओर दौड़ा और कई सेंट्स भी पीछे गए। इसी समय शिवम और उसके साथी पैसेज से बाहर निकल चुके थे। जैसे ही वे पैसेज से बाहर निकले, उन्होंने पाया कि वहां फैले सारे बवंडर गायब हो गए थे। यहां तक कि ब्लैक लोटस प्लेन पर मौजूद बवंडर भी गायब हो गए और ब्लैक लोटस प्लेन एक साधारण मैदान बन गया। बूम बूम! ऊंचाई पर लगातार गर्जन हो रहे थे। जहर भरी गैस और पवित्र प्रकाश आकाश और धरती में फैल रहे थे। साथ ही फीनिक्स की चीखें भी गूंज रही थीं। होली रेल्म के 8 ताकतवर लोग आसमान में फीनिक्स एंशंट मिरर के लिए लड़ रहे थे। नहीं, 8 से भी ज्यादा लोग। शिवम ने ऊपर देखा और पाया कि दर्जनों आकृतियां आसमान में भिड़ी हुई थी। पूरा आकाश फटने को था। ये सभी दर्जन भर लोग होली लैंड के ताकतवर थे। स्पष्ट था, इस बीच कोई और सेंट भी आ गया था फीनिक्स एंशंट मिरर की लड़ाई में शामिल होने। फीनिक्स एंशंट मिरर के चारों ओर कई होली रेल्म पावर हाउसेस थे। दर्जनों सेंट्स एक दूसरे को पकड़े हुए लड़ रहे थे। कोई भी फीनिक्स एंशंट मिरर पर कब्जा नहीं कर पा रहा था। बम्प! ओह! आकाश में एक आकृति खून उगलते हुए उड़ गई। एक सेंट घायल हो गया। वह स्काई सेक्ट का सेंट था। सभी सेंट्स समान ताकतवर नहीं होते। स्पष्ट था कि यह व्यक्ति होली रेल्म में अपेक्षाकृत कमजोर था। जैसे ही शिवम पैसेज से बाहर निकला, वे रुके नहीं और सीधा ब्लैक लोटस प्लेन से बाहर की ओर भागे। पीछे से ईवल स्पिरिट्स बाहर निकलकर पीछा कर रहे थे। एल्डर हेल्प कुछ डिसाइपल्स जिन पर जहर का हमला हुआ था होली रेल्म के ताकतवर लोगों से मदद के लिए चिल्लाए। ओह घायल होली रेल्म एक कदम में भीड़ के ऊपर प्रकट हुआ और बोला, क्या हुआ? उस गुफा में लोग हैं, उनमें से कई ने हमें मार दिया। स्काई सेक्ट के एक डिसाइपल ने तुरंत जवाब दिया। स्काई सेक्ट का हाफ होली देखकर वे चैन की सांस लेने लगे। कितनी हिम्मत! सेलेस्टियल सेक्ट के होली रेल्म पावर हाउस की आंखों में ठंडी हत्या की चमक आई। अभी फीनिक्स एंशंट मिरर की लड़ाई में वह सबसे पहले घायल हुआ था। मन में आग थी और निकालने का मौका नहीं मिला था। अब उसने लक्ष्य ईवल स्पिरिट लोगों की ओर मोड़ा। किल हेवनली गॉड सेक्ट का सेंट आगे बढ़ा। आकाश पवित्र प्रकाश से भर गया और एक भयानक तलवार बनी जिसने ईवल स्पिरिट्स को काट डाला। अचानक दर्जनों ईवल स्पिरिट्स मारे गए, जिनमें 2 हाफ होली भी थे। होली रेल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट अपनी पवित्र शक्ति को प्रकट करता है। पवित्र शक्ति निकलते ही ट्रू एलिमेंट उसका सामना नहीं कर पाता और तुरंत टूट जाता है। रिट्रीट! बाकी ईवल स्पिरिट्स पीछे हट गए, लेकिन शिवम, अभय और रूपाली रुके नहीं और बाहर की ओर भागते रहे।
यहाँ धर्म किंग स्तर का व्यक्ति था और वह भी इवल स्पिरिट्स का धर्म किंग। वे सब एम्परर लेवल स्ट्रॉन्गमैन थे। भले ही वे कई सालों से सील्ड हों फिर भी बिल्कुल भयानक थे। सबसे अच्छा उपाय था भागना। सेलेस्टियल सेक्ट का सेंट इन सबसे अनजान पवित्र प्रकाश में चमक रहा था और एक लीनिशन स्पिरिट बनाकर इवल स्पिरिट्स की ओर बढ़ा। हिम्मत कैसे कि तुमने मेरे हेवनली गॉड सेक्ट के लोगों को मारने की, कोई नहीं बचेगा। स्काई सेक्ट का सेंट ठंडी आवाज में बोला, सच में देखते हैं तुम कैसे मारते हो हे। इसी समय एक ठंडी हंसी गूंजी और स्पिरिट डिवाउरर पहाड़ के चैनल से उड़कर बाहर आया। वह काले धुएं में ढका हुआ हेवनली गॉड सेक्ट की ओर बढ़ रहा था। स्काई सेक्ट का होली रेल्म पावर हाउस स्पिरिट डिवाउरर को देखकर हल्का सा भौहें चढ़ा ली। उसे महसूस हुआ कि वह सामने वाले को देख नहीं पा रहा है, उसकी कल्टिवेशन अवस्था का अंदाजा नहीं लगा पा रहा, लेकिन ये भी लगा कि सामने वाला बहुत कमजोर है, उसका खून बेहद सूखा हुआ है। हम खून से सूखा बूढ़ा मरने आ गया है, किल हेवनली गॉड का सेंट ठंडी आवाज में बोला और उसके हाथ में डिवाइन पनिशमेंट का एक स्पीयर प्रकट हो गया। कॉल आउट गॉड्स पनिशमेंट का स्पीयर निकला। आकाश में भयानक चीख उठी और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में लहरें दौड़ गईं। होली रेल्म के ताकतवर द्वारा इस्तेमाल किया गया स्पीयर बहुत ही भयावह था। ये पूरी तरह से पवित्र शक्ति से प्रकट हुआ था। इसके ऊपर कानून की शक्ति भी सवार थी। शिवम को लगा कि अगर वह सेक्रेड सोल्जर से भी रोके तो ये स्पीयर उसे भेद देगा। बम्प गॉड्स पनिशमेंट का स्पीयर स्पिरिट डिवाउरर को सटीक लगा और स्पिरिट डिवाउरर सीधा फट गया। हम सहन भी नहीं कर सका, स्काई सेक्ट के सेंट ने व्यंग्य किया। सच में कॉक एक ठंडी हंसी गूंजी और स्पिरिट ईटर काले धुएं की लपट में बदलकर हेवनली गॉड सेक्ट के सेंट को लपेट लिया। ये कैसे संभव है? मेरी कानून शक्ति के नीचे तो प्राकृतिक स्पिरिट्स भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। स्काई सेक्ट का सेंट दहाड़ा। कुछ प्राकृतिक स्पिरिट्स जैसे आग, बिजली आदि की जिद्दी जीवन शक्ति होती है और शरीर टूटने पर भी वे क्षति कम कर लेते हैं, लेकिन कानून की शक्ति इस तरह की आत्मिक देह को बेहद हानि पहुंचाती है। अभी डिवाइन सेक्ट के सेंट का वार स्पिरिट डिवाउरर को नुकसान पहुंचाना ही चाहिए था, लेकिन स्थिति देखकर लग रहा था कि सामने वाला कुछ भी नहीं हुआ। अगले ही क्षण सेंट का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका खून उबल रहा है, जैसे काला धुआं उसे निगल रहा हो। फट जाओ, सेलेस्टियल सेक्ट का सेंट चिल्लाया। उसकी डिवाइन शक्ति फटी। स्पिरिट बाइट किंग के काले धुएं को हराने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। काला धुआं बिखर गया, फिर छोटे छोटे सांपों में प्रकट होकर उसके शरीर में घुस गया। ये सोल ईटर है, तुम कौन हो? डिवाइन सेक्ट का सेंट भयभीत होकर चिल्लाया। हे थोड़ी जानकारी है, बाइट द स्पिरिट की कला को पहचान लिया। ये स्थान है स्पिरिट किंग ऑफ बाइटिंग द स्पिरिट। काले धुएं में ठंडी हंसी गूंजी। स्पिरिचुअल डिवाउरर, तुम इवल स्पिरिट्स के स्पिरिचुअल डिवाउरर हो। स्काई सेक्ट के सेंट की आंखें चौड़ी हो गईं, उनमें भय स्पष्ट था। इवल स्पिरिट्स के प्रिंसेस सभी एम्परर लेवल स्ट्रॉन्गमैन होते हैं, क्या यहाँ भी कोई प्रिंस ऑफ इवल स्पिरिट्स है? पफ। इसी समय स्पिरिट डिवाउरर ने दोबारा अपना शरीर प्रकट किया। हथेलियां तलवार जैसी बन गईं और सीधा आर पार कर गईं। डिवाइन सेंट सेज मानसिक आघात में पीछे हटना ही भूल गया और स्पिरिट डिवाउरर की हथेली ने सीधे उसका हृदय भेद दिया। भयानक स्पिरिट डिवाउरिंग फोर्स ने डिवाइन सेंट सेक्ट के खून को पागलों की तरह निगल लिया। नहीं, डिवाइन एंसेस्ट्रल सेंट बेतहाशा छटपटाया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। सोल डिवाउरर की भयानक शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश किया। उसका सेक्रेड हार्ट चकनाचूर हो गया। स्काई सेक्ट का एक सेंट मर गया। यह इसलिए था क्योंकि स्पिरिट ईटर को कई वर्षों से सील किया गया था और उसकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी, वरना एक एम्परर लेवल स्ट्रॉन्गमैन तो शायद पूरे स्काई सेक्ट को ही मिटा सकता था। भागो भागो, वो तो इवल स्पिरिट्स का राजा है, महान एम्परर। मौके पर सभी घबरा गए। अफरा-तफरी मच गई। लोग पागलों की तरह ब्लैक लोटस प्लेन से बाहर भागने लगे। सोल ईटर ने एक सेंट का खून सोख लिया था। उसका शरीर खून से भर गया और उसकी सांसें कहीं अधिक ताकतवर हो गईं। कॉक सेंट का खून वाकई अद्भुत है, यहाँ तो और भी बहुत से हैं। स्पिरिट डिवाउरर की नज़र आसमान की ओर गई जहाँ दर्जनों सेंट्स लड़ रहे थे। ओह डिवाउरिंग स्पिरिट किंग हवा में ऊपर उठा। दर्जनों सेंट्स की आंखें सिकुड़ गईं। अभी अभी स्काई सेक्ट का सेंट मारा गया था। उनकी चीखें और दृश्य सभी ने सुना देखा था। अब स्पिरिट डिवाउरर की ओर आते देख सभी भयभीत हो गए। सभी लोग सुनो, सामने वाला महान एम्परर स्तर का ताकतवर है। भले ही यह कई वर्षों से सील है, फिर भी बेहद भयानक है। पॉइजन सेक्ट का एक सेंट सबसे पहले बोला, ठीक है, मैं सहमत हूँ।
मैं भी स्पिरिट डिवावरर के सामने वे केवल एकजुट होकर ही टिक सकते थे, वरना मौत निश्चित थी। ट्वीटिंग इसी समय फीनिक्स एंशंट मिरर से एक तीव्र चीख निकली और प्रकाश फूट पड़ा। वह मानो फीनिक्स बन गया हो और घेराबंदी को तोड़कर बाहर निकल गया। मुझे वर्षों तक बांध रखा, अब भागना चाहते हो? सोल ईटर ने ठंडी आवाज में कहा। हथेली लहराई और आकाश में एक विशाल हथेली प्रकट होकर फीनिक्स एंशंट मिरर को पकड़ने लगी। फीनिक्स ने पंख फैलाए, चमकदार रोशनी फैलाई, उस हथेली को भेद डाला और दूर उड़ गया। स्पिरिट डिवावरर ने भौहें चढ़ाई लेकिन पीछा नहीं किया। दर्जनों सेंट्स स्पिरिट डिवावरर से डरे हुए थे, वे कैसे पीछा करने की हिम्मत करते। पल भर में फीनिक्स एंशंट मिरर सबकी नजरों से ओझल हो गया। ब्लैक लोटस प्लेन पर एक युवा बाहर की ओर भाग रहा था। ये था ईडन। वह पहाड़ में नहीं घुसा था, बाहर ही ठहरा था। फिर उसने देखा कि फीनिक्स एंशंट मिरर उड़कर बाहर गया और दर्जनों सेंट्स युद्ध में शामिल हो गए। उसे समझ आ गया कि रुकना व्यर्थ है और यह बेहद खतरनाक भी। थोड़ी सी आफ्टरमैथ में भी उसका मरना तय था। इसलिए उसने सीधे ब्लैक लोटस प्लेन छोड़ दिया और अंधेरे में से देखा। भागते समय फीनिक्स की एक चीख गूंजी और फिर एक इंद्रधनुषी किरण ईडन के शरीर से टकराई, उसके भीतर समा गई और गायब हो गई। ईडन का चेहरा बदल गया, उसने ध्यान से महसूस किया और फिर खुशी से झूम उठा। इंपीरियल सोल्जर फीनिक्स एंशंट मिरर, ईडन ने धीरे से कहा और फिर अपना शरीर मोड़ा, तेजी से निकल गया और आंख झपकते ही गायब हो गया। दूसरी ओर स्पिरिट डिवावरर ने दर्जनों सेंट्स को घूरा, मानो उसकी नजरों में होली रेल्म इंपीरियल सोल्जर से भी अधिक आकर्षक था। किल अचानक स्पिरिट डिवावरर हिला और सीधे एक सेंट पर टूट पड़ा। शूट दर्जनों सेंट्स ने भी एक साथ हमला किया। भयानक हमले स्पिरिट डिवावरर पर गिरे, लेकिन उसका शरीर पंख की तरह हल्का था। वह झटके से बच निकला और एक सेंट की ओर बढ़ता गया। हेल्प द किंग। इसी समय कई ब्लैक रोब लोग आसमान में कूदे और युद्ध में शामिल हो गए। ये सभी इवल स्पिरिट रिलीजन के होली रेल्म स्ट्रॉन्गमैन थे। उन्होंने स्पिरिट डिवावरर की मदद की, जिससे वो और भी प्रभावी हो गया। ओह, स्पिरिट डिवावरर का शरीर बार बार चमका, उसकी हथेलियां बरसीं और काला धुआं फैलकर दर्जनों सेंट्स पर टूट पड़ा। पहले सेंट को निगलने के बाद उसकी शक्ति साफ तौर पर और बढ़ गई थी। वे सेंट्स उस काले धुएं से बेहद डरते थे। कोई भी उस धुएं की चपेट में आने की हिम्मत नहीं करता। लगातार हमले करते रहे ताकि धुआं बिखर जाए। कुछ हमले स्पिरिट डिवावरर के शरीर पर भी पड़े, लेकिन वह बेकार साबित हुए। उसका शरीर बिखर कर फिर से काले धुएं में बदल जाता। डेड स्पिरिट डिवावरर ने एक सेंट को घूरकर लगातार हमला किया। वह सेंट एक सामान्य सेक्ट का था और उसकी शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर थी। उसका चेहरा बिगड़ गया और वह लगातार पीछे हटता गया। लिंग यानबू स्पिरिट डिवावरर ने तीखी आवाज में कहा और उसका शरीर अचानक गायब हो गया। नॉट गुड सेंट चौंक गया। डिवाइन पावर फूटा, कानून की शक्ति छोड़ते हुए चारों ओर वार किया। लेकिन बूम स्पिरिट डिवावरर कब उसके सामने प्रकट हो गया पता ही नहीं चला। उसकी हथेली सीधा उसके हृदय को भेद गई। भयानक शक्ति ने सीधे उस सेंट का पवित्र हृदय कुचल दिया। फिर उसने उसका खून पागलों की तरह सोखना शुरू कर दिया। उसे रोक दो, उसे और खून सोखने मत दो, एक सेज ने चिल्लाकर हमला किया। बाकी सेंट्स ने भी स्पिरिट डिवावरर पर प्रहार किया। स्पिरिट डिवावरर कई वर्षों से सील था। उसकी ची और ब्लड कमजोर थी, इसलिए उसकी शक्ति भी बहुत गिर गई थी। लेकिन अगर उसने खून सोख लिया तो उसकी शक्ति आकाश छू जाएगी। भयानक हमले सोल डिवावरर पर गिरे। उसका शरीर फट गया और काले धुएं में बदलकर उस सेंट के शरीर में समा गया। क्वाक, तुम मुझे नहीं रोक सकते। उस सेंट के शरीर से शैतानी आवाज गूंजी और उसका शरीर आंखों के सामने सूखने लगा। उसके शरीर को नष्ट करो, किसी ने चिल्लाया। भयानक हमला उस सेंट के शरीर पर गिरा और उसका शरीर टूट गया, लेकिन बस थोड़ी सी खून की बूंदें बिखरी जिन्हें काले धुएं ने सोख लिया। क्वाक हंसी गूंजी। स्पिरिट डिवावरर दोबारा मानव रूप में बदल गया। उसका शरीर और भी भरा हुआ था और उसकी ताकत और बढ़ गई थी। डिस्ट्रॉय द सोल पाम किल। स्पिरिट डिवावरर गरजा। इस बार उसने खुद आक्रमण किया। उसने 2 सेंट्स का खून सोख लिया था। उसकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी और अब वो कुछ भयावह तरीके इस्तेमाल कर सकता था। उसकी हथेली से भयानक पाम प्रिंट बना जो एक सेंट की ओर टूट पड़ा। बम्प सेंट ने अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला किया, लेकिन परिणाम ये हुआ कि उसका शरीर बुरी तरह कांप गया, खून उगलते हुए पीछे हट गया। स्पिरिट डिवावरर ने लगातार दर्जनों पाम अटैक्स छोड़े। आकाश ढक गया, दर्जनों पाम प्रिंट्स बरस पड़े।
दर्जनों सेंट्स ने भी एक साथ हमले किए, लेकिन अंत में सभी खून उगलते हुए पीछे हट गए। एम्पर लेवल स्ट्रॉन्गमैन बहुत ही भयानक था। जैसे ही उसने थोड़ी शक्ति वापस पाई, ये साधारण सेंट्स उसका सामना नहीं कर सकते थे। उसी समय इवल स्पिरिट रिलीजन के कई सेंट्स ने भी एक साथ हमला किया और एक व्यक्ति को निशाना बनाया। बम्प उस व्यक्ति ने अभी स्पिरिट डिवावरर के हमले को रोका ही था कि अन्य सेंट्स के संयुक्त हमले का सामना करना पड़ा। वह बिल्कुल भी रोक नहीं पाया। एक चीख के साथ उसका शरीर फट गया और वहीं गिर पड़ा। सोल ईटर क्लॉ मशीन ने मौका लिया, काले धुएं में बदलकर उस व्यक्ति का सारा खून सोख लिया। नॉट गुड। बाकी सेंट्स के चेहरे बुरी तरह बदल गए। स्पिरिट ईटर की शक्ति पहले ही चौंकाने वाली थी, अब उसने एक सेंट का खून सोख लिया तो उसकी शक्ति और भी भयानक हो गई। 2 दर्जन सेंट्स अब लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए और मुड़कर भाग खड़े हुए। वे अलग अलग सेक्ट से आए थे, उनके दिल भी अलग अलग थे। इस मौके पर हर कोई बचना चाहता था और दूसरों को लड़ने देना चाहता था। गागा भागना चाहते हो, सब मरोगे, स्पिरिट डिवावरर ने व्यंग्य किया और कई इवल स्पिरिट्स को लेकर सेंट्स का पीछा करने लगा। सेंट हार गया, भागो नीचे। अब भी कुछ लोग देख रहे थे। उन्हें लगा था कि दर्जन सेंट्स मिलकर सामने वाले को दबा देंगे, लेकिन जो दृश्य सामने आया उसकी उम्मीद किसी को न थी। वे तुरंत आसमान में उड़कर भागने लगे। इस समय शिवम, अभय और रूपाली लगभग ब्लैक लोट्स प्लेन से बाहर निकल चुके थे। उन्होंने जरा भी देर नहीं की। स्पिरिट डिवावरर मैजिक किंग एम्परर लेवल स्ट्रॉन्ग मैन था। भले ही दर्जनों सेंट्स हों, शिवम को लगता था कि वे उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नहीं, वे सेंट्स हार गए। स्काईहैमर गरजा, धरतीकाश के बीच सेंट मैजेस्टी छा गया। दर्जनों सेंट्स चारों दिशाओं में भागने लगे। चलो, स्पिरिट डिवावरर का निशाना अब सेंट्स हैं। हम बहुत कमजोर हैं, वह अभी हम पर ध्यान नहीं देगा, शिवम ने कहा। तीनों तेजी से उड़ते रहे और पलक झपकते ही ब्लैक लोटस प्लेन से बाहर निकल गए। कॉल आउट। उसी समय दूर आकाश में एक भयानक तेज धार ने ब्लैक लोटस प्लेन को भेद डाला। वह था एक स्पीयर, गॉड्स पनिशमेंट का स्पीयर। जीनियस का एक और स्ट्रॉन्गमैन आ गया था। ये स्पीयर इतना भयानक था कि शून्य को पार करता हुआ मानो अंतरिक्ष को ही भेद देना चाहता हो। होली स्पिरिट ईटर ने ठंडी आवाज निकाली, हथेली मारी और गॉड्स पनिशमेंट स्पीयर से टकराया। एक जोरदार धमाके की गूंज निकली और स्पिरिट डिवावरर का शरीर पीछे की ओर कई दर्जन मील दूर जा गिरा। दूर से आकाश में एक आकृति उतरी। वह एक मध्यम आयु का आदमी था, लंबा सा शरीर जिसे देखकर लगता था कि जवानी में बेहद आकर्षक होगा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अदृश्य रूप से सर्वोच्च कमांडिंग निकल रही थी। सॉवरन जीनियस के कुछ डिसाइपल्स उसे देखकर चिल्लाए। तीनों शिवम भी चौंक गए। स्काई सेक्ट का प्रमुख खुद आ गया था। सोचा भी नहीं था यहाँ इवल स्पिरिट्स का मैजिक किंग होगा, लेकिन लगता है कि यह काफी कमजोर है। एक ठंडी और शांति से भरी आवाज गूंजी। ये स्काई सेक्ट मास्टर नहीं, बल्कि दूसरी ओर से आई थी। वहां हरे वस्त्रों में एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। अभी वही बोला था। मेट्रोपॉलिटन पॉइजन सेक्ट के डिसाइपल्स चौंक उठे। पॉइजन सेक्ट का सॉवरन भी आ गया था। क्वाक 2 सबसे होली आ गए। अगर मैं तुम दोनों को मार दूं तो मेरी कल्टिवेशन कम से कम 20% बहाल हो जाएगी। स्पिरिट डिवावरर हंसा। स्पिरिट धर्म किंग, तुम्हारी वर्तमान अवस्था में तुम हमें मारना चाहते हो? हास्यास्पद। तुम पीछे हट जाओ, कॉन्टिनेंट से बाहर निकल जाओ, मैं आज की बात नहीं उठाऊंगा। हेवनली गॉड सेक्ट के सॉवरन ने शांति से कहा। एवरीथिंग इज होली। इतनी बड़ी बातें, अगर मैं पीछे न हटूं तो? स्पिरिट डिवावरर ठंडी आवाज में बोला। अगर नहीं हटे तो यहीं मिटा दिए जाओगे, सेक्ट मास्टर हेवन ने कहा। और फिर पॉइजन सेक्ट सॉवरन की ओर देखा। ब्रदर वू, क्यों न मिलकर हमला करें? मेरा भी यही इरादा है, पॉइजन सेक्ट सॉवरन बोला। क्वाक, तो आओ देखते हैं तुम लोग कर क्या सकते हो। जूनियर डिसाइपल्स किल। स्पिरिट डिवावरर ने गरजते हुए हेवनली गॉड सेक्ट सॉवरन पर हमला किया। बूम बूम। उसी समय दोनों सॉवरन्स, हेवनली गॉड सेक्ट और पॉइजन सेक्ट, फट पड़े और स्पिरिट डिवावरर से भिड़ गए। क्षण भर में पूरी दुनिया सफेद होली लाइट, हरे जहरीले धुएं और काले धुएं से ढक गई। भयानक गर्जन लगातार गूंज रहे थे। स्पिरिट डिवावरर को रोक लिया गया है, चलो निकलते हैं। शिवम ने बिना देर किए ब्रोकन शटल निकाला। तीनों उसमें दाखिल हुए और झटके से गायब हो गए। ब्रोकन शटल की रफ्तार बेहद तेज थी। कुछ ही मिनटों में ब्लैक लोटस प्लेन की भयानक हलचल उनकी सुनाई से बाहर हो गई। हाई एम्पर लेवल कितना खतरनाक होता है, स्काईहैमर ने धड़कते दिल से सोचा।
एम्पर लेवल के चरित्र सचमुच डरावने थे। कॉन्टिनेंट में इतने वर्षों में केवल एक होली एम्परर हुआ था। होली एम्परर के बाद कोई एम्परर पैदा नहीं हुआ। न जाने हेवनली गॉड सेक्ट मास्टर और पॉइजन सेक्ट मास्टर धर्म किंग को रोक पाएंगे या नहीं। रूपाली बोली, ईवल स्पिरिट रिलीजन 80,000 साल पहले नष्ट हुआ था और स्पिरिट डिवाउरर भी संभवतः 80,000 साल पहले किसी एम्पर लेवल ताकतवर द्वारा सील किया गया था। इन वर्षों में वह बहुत कमजोर हो गया, लेकिन आखिर वह एम्परर है। 2 होली मिलकर भी उसे रोक पाएंगे या नहीं कहना मुश्किल है। शिवम ने कहा, लेकिन ये सब अब उनसे संबंधित नहीं था। उनकी शक्ति इतनी नहीं थी कि इसकी चिंता करें। उन ताकतवर लोगों के बीच तो साधारण सेंस भी टिक नहीं सकते, जरा सा हिले की मार दिए जाएंगे। पता नहीं अनु का क्या हुआ, अब तक नहीं दिखी। शिवम थोड़ा चिंतित हुआ। उसने अनुराधा के लिए जड़े सिंबल निकाला, लेकिन जैसे ही निकाला अनुराधा का वॉइस ट्रांसमिशन मिला। उसकी आवाज में चिंता थी। जब उसने आवाज भेजी तो इसका मतलब था कि अनुराधा ठीक थी। ये जानकर शिवम को चैन मिला। फिर शिवम ने भी अनुराधा को संदेश लौटाया। जेड सिंबल्स के जरिए शिवम को पता चला कि अनुराधा अभी ब्लैक लोटस प्लेन के बाहर है। प्रोफाउंड सेक्ट से एक सेंट आया था और वो उसी के साथ थी। शिवम ने दिशा बदली और अनुराधा के पास उड़ गया। जल्द ही उसने उसे देख लिया। दोनों ने कुछ देर बातें की और अंत में अलविदा कहा। फिर शिवम और अभय समेत तीनों दोबारा ब्रोकन शटल पर सवार होकर ड्रैगन वैली की ओर बढ़े। ब्लैक लोटस प्लेन कॉन्टिनेंट के पश्चिम में था और ड्रैगन वैली कॉन्टिनेंट के दक्षिण पूर्व में। दूरी बहुत अधिक थी। ब्रोकन शटल से भी समय लगता। 7 दिन बाद वे एक बड़े शहर में उतरे और समाचार पूछे। सचमुच ब्लैक लोटस प्लेन की घटना पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुकी थी। तीनों ने थोड़ी पूछताछ की और बहुत कुछ सुना। ब्लैक लोटस प्लेन में ईवल स्पिरिट डिवावरिंग स्पिरिट किंग वापस आया था। उसने कई सेंट्स को मार डाला और आखिर में हेवनली गॉड सेक्ट और पॉइजन सेक्ट के 2 सॉवरेंस से भिड़ गया। वह युद्ध बेहद चौंकाने वाला था। आखिर में सोल ईटर बहुत कमजोर था। वह दोनों सॉवरेंस का प्रतिद्वंद्वी नहीं बन पाया और बुरी तरह घायल होकर कुछ होली रेल्म्स के साथ भाग निकला। बाकी ईवल स्पिरिट्स वहीं सेंट्स द्वारा पूरी तरह मिटा दिए गए। फिर भी कॉन्टिनेंट के सभी बड़े सेक्ट्स भयभीत थे। अफवाहें थीं कि ईवल स्पिरिट रिलीजन फिर से जीवित हो जाएगा और दुनिया में खून की नदियां बहेंगी। अब एक धर्म किंग स्तर का ताकतवर बाहर निकल चुका था। भविष्य में अगर वह पूरी तरह ठीक हो गया तो कॉन्टिनेंट में कोई एम्परर न होने पर उसे रोकना कैसे संभव होगा। कई लोग केवल कॉन्टिनेंट के बाहर की उम्मीद कर सकते थे कि कहीं अन्य क्षेत्रों से कोई एम्परर लेवल व्यक्ति ईवल स्पिरिट से निपटे। समाचार लेकर तीनों ने फिर से ब्रोकन शटल पर कदम रखा और ड्रैगन वैली की ओर बढ़े। कॉन्टिनेंट के दक्षिण पूर्व लौटते समय शिवम ने ब्रोकन शटल को समायोजित किया और रामपुर की ओर बढ़ा। शिवम का इरादा था कि पहले रामपुर जाकर फैंगलिंग और ओका विलेज के अन्य विलेजर्स को वहां बसाए, फिर ड्रैगन वैली जाए। जल्द ही रामपुर सामने दिखाई देने लगा। तीनों लोग ब्रोकन शटल से उतरे। शिवम ने ब्रोकन शटल को समेट लिया और वे तीनों रामपुर की ओर चल पड़े। ये रहे शिवम। रामपुर के लोग तुरंत शिवम को पहचान गए और उनका स्वागत करते हुए तीनों को रामपुर के अंदर ले गए। ब्रदर शिवम, तुमने यहाँ शिष्य भी स्वीकार कर लिया, जरा देखना चाहूंगा। अभय बहुत उत्सुक था और सिर्फ वही नहीं, रूपाली भी। उनकी उम्र अभी कम थी। इस उम्र में तो साधना और प्रगति का स्वर्ण काल होता है। आमतौर पर इस समय कोई शिष्य नहीं बनाता क्योंकि ध्यान बढ़ जाता है। सिर्फ तब जब कोई एक निश्चित उम्र तक पहुंचता है और साधना का स्वर्ण काल पार कर लेता है तभी शिष्य बनाने के बारे में सोचता है। लेकिन शिवम इतनी कम उम्र में ही शिष्य बना चुका था। ये शिष्य निश्चित ही असाधारण होगा। शिवम की आंखों में भी एक उत्सुकता झलक रही थी। नम्रता की प्रतिभा अद्भुत थी। अब 1 वर्ष बाद उसकी साधना किस स्तर तक पहुंच गई होगी। शिवम दूर से ही उमेश ने स्वागत किया। मास्टर लू, ये दोनों मेरे भाई बहन हैं। शिवम ने अभय और रूपाली का परिचय कराया। उमेश ने तुरंत उनका सम्मान किया। इसके बाद सब लोग लूजिया हॉल में पहुंचे। लोग बैठ गए तो नौकरानियां चाय ले आईं। मास्टर लू, नम्रता कहाँ है? शिवम ने पूछा। नम्रता साधना में लीन है, मैंने वांजुन को बुलाने भेजा है। उमेश बोला। ठीक है। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, मास्टर लू, मुझे आपसे एक काम पूछना है। मास्टर कहिए, जब तक रामपुर कर सकता है प्राण देकर भी करेंगे। उमेश ने कहा। लू मास्टर, आप ज्यादा सोच रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो रामपुर में बसना चाहते हैं, क्या ये संभव है?
शिवम बोला, निश्चित रूप से, लेकिन वे कितने लोग हैं? उमेश ने पूछा। सैकड़ों लोग, आइए बाहर देखते हैं। शिवम हॉल से बाहर आंगन में पहुंचा और हाथ लहराया। नैना और ओका विलेज के ग्रामीण सबके सब प्रकट हो गए। जैसे ही नैना और बाकी लोग प्रकट हुए उन्होंने इधर उधर देखा। नैना, गांव के सरपंच मैं हूं, शिवम हंसते हुए बोला। तुम ब्रदर? नैना की आंखें चौड़ी रह गईं। पहले शिवम का रूप अलग था, लेकिन अब उसने अपनी मूल सूरत बहाल कर ली थी। नैना और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से पहचान नहीं पाए थे। हाँ, मैं ही हूँ, शिवम मुस्कुराया। गांव प्रमुख, ये जगह कॉन्टिनेंट के दक्षिण पूर्व में है। आगे से यहीं रहोगे, कैसा लगेगा? ब्रदर, सब कुछ आप पर निर्भर है, गांव प्रमुख ने कहा। मिस्टर लू, निश्चिंत रहिए, मैं लोगों को भेजता हूँ, इन्हें ठहराने की व्यवस्था करूंगा। निश्चित ही अच्छी जगह दी जाएगी, उमेश ने कहा, और तुरंत एक बुजुर्ग को बुलाकर नैना और अन्य ग्रामीणों को ठहराने भेज दिया। इस तरह शिवम निश्चिंत हो गया। मास्टर, एक चहकती आवाज आई, एक आकृति चमकी और 7-8 साल की एक छोटी बच्ची शिवम के सामने आ खड़ी हुई। वह थी नम्रता। पीछे एलिसन भी आई। नम्रता गुरु को देखकर प्रणाम नहीं किया, बिल्कुल नियम नहीं समझती। एलिसन ने हल्के से डांटा, तो यह गुरु से शांति की प्रार्थना करती है। नम्रता ने आज्ञाकारी होकर झुककर सलाम किया। नहीं नहीं, आओ तुम्हें परिचय कराता हूँ। ये तुम्हारे गुरु भाई हैं, इन्हें 7वें अंकल कहो, और ये गुरु बहन हैं, इन्हें 8वीं आंटी कहो। शिवम ने अभय और रूपाली की ओर इशारा किया। नम्रता 7वें अंकल और 8वीं आंटी को प्रणाम करती है। नम्रता ने समझदारी से सलाम किया। हाँ, अच्छी बच्ची है, यह 8वीं आंटी की तरफ से तोहफा है। रूपाली ने हरी मोती जैसी गोल माला निकाली, एक रॉयल स्पिरिट सोल्जर, और नम्रता को भेंट किया। लो, 7वें अंकल की तरफ से भी एक तोहफा। अभय ने मुस्कुराकर एक एम्परर स्पिरिट सोल्जर नम्रता को दिया। नम्रता, तुम्हारी कल्टिवेशन वो स्टेज रूम तक पहुंच गई। शिवम की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। हाँ, कुछ दिन पहले ही वो स्टेज रूम तोड़ा है। नम्रता ने सिर हिलाया। शिवम का दिल जोर से धड़का। सिर्फ 1 साल में नम्रता वो स्टेज रूम तक पहुंच गई, यह गति तो अद्भुत थी। और यह रामपुर में रहते हुए, बिना किसी शीर्ष सेक्ट संसाधनों के। तुम्हारी उम्र में वो स्टेज RM तक पहुंचना बहुत अच्छा है। नम्रता, तुमने साधना कब शुरू की? अभय ने पूछा। नम्रता ने 1 साल से साधना शुरू की है। 1 साल पहले गुरु ने सिखाया था। नम्रता बोली। हाँ, 1 साल, अच्छा है, रुको, क्या सिर्फ 1 साल? अभय ने पहले सिर हिलाया, फिर तुरंत चौंक गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रूपाली भी दंग रह गई। 1 साल पहले तक साधना शुरू भी नहीं की थी, और अब सिर्फ 1 साल में वो स्टेज रूम तक पहुंच गई, यह गति तो चौंका देने वाली थी। भले ही सनशाइन में कई अभूतपूर्व प्रतिभाएं हों, लेकिन इतनी गति यह कभी सुना नहीं गया। पास ही एलिसन और उमेश दोनों खुशी और गर्व से मुस्करा रहे थे। सच कहें तो शुरुआत में नम्रता की गति ने उन्हें भी चौंका दिया था। अब ये चौंकाने वाली बात खुशी में बदल गई थी। नम्रता ने बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। अभय और रूपाली को हैरत से देखती रही। उसे समझ नहीं आया गुरु चाचा और गुरु बुआ का चेहरा ऐसा क्यों लग रहा था। कुछ देर बाद अभय और रूपाली को होश आया। ब्रदर, मुझे बहुत जलन हो रही है। अगर मुझे ऐसा शिष्य मिल जाता तो मैं उसे पूरी मेहनत से सिखाता। अभय की नज़र शिवम पर ईर्ष्या और मजाक से भरी थी। तो फिर गुरु भाई के नाते तुम्हें भी मार्गदर्शन करना होगा। शिवम हंसा। सब लोग बातें करते रहे। रात होते ही उमेश ने शानदार भोज की व्यवस्था की। उस रात शिवम रामपुर में ही ठहरा। सुबह होते ही शिवम ने उमेश और एलिसन से विदा ली। माँ, दादाजी अपना ख्याल रखना, नम्रता ने अन्य मन से विदा ली। नम्रता ड्रैगन वैली में गुरु की बात मानना और अच्छे से साधना करना समझी। एलिसन की आंखों में गहरा मोह था और बोलते हुए आंसू निकल आए। माँ, मत रोइए, नम्रता समय निकालकर मिलने आएगी, नम्रता ने समझदारी से कहा। फिर उसने उमेश को प्रणाम किया। मास्टर लू, यंग लेडी, फिर मुलाकात होगी। शिवम ने मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया और नम्रता को साथ लेकर वहां से चला गया। थोड़ी दूर उड़ने के बाद शिवम ने ब्रोकन शटल निकाला। चारों उसमें दाखिल हुए और ड्रैगन वैली की ओर बढ़ गए। नम्रता पहली बार ब्रोकन शटल पर बैठी थी। बचपन का दिल था। उसने तुरंत जुदाई का गम पीछे छोड़ दिया। चारों ओर उत्सुकता से देखने लगी और फिर शिवम को खींचकर सवाल पूछने लगी। रामपुर ड्रैगन वैली से बहुत पास था। शिवम ने ब्रोकन शटल लिया और थोड़े ही समय में वे वहां पहुंच गए।
ड्रैगन वैली के पास पहुंचकर वे लोग ब्रोकन शटल से उतरे और ड्रैगन वैली की ओर चल पड़े। नम्रता, ठंड लग रही है। शिवम ने नम्रता की ओर देखा। छोटी बच्ची का चेहरा गुलाबी हो गया था। नहीं लग रही, नम्रता ने सिर हिलाया। उसके शरीर से हरी आभा निकल रही थी जो बाहर की ठंड को रोक रही थी। नीचे सबके पैरों तले दक्षु माउंटेन फैला हुआ था। जल्द ही वे ड्रैगन फोर्स वैली पहुंच गए। शिवम, मेरे केव हाउस में आओ। जैसे ही शिवम ड्रैगन फोर्स वैली में दाखिल हुआ, ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर की आवाज उसके कानों में गूंजी। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर का रेल्म इतना ऊंचा था कि उसकी स्पिरिचुअल नॉलेज पूरे ड्रैगन फोर्स वैली को ढक रही थी। ये जानना कि वे लौट आए हैं उसके लिए कठिन नहीं था। ब्रदर सिस्टर, मास्टर बुला रहे हैं, मैं पहले मास्टर के केव हाउस जाता हूँ। शिवम बोला, ठीक है तुम जल्दी जाओ, हम अपने डोंगफू लौटते हैं, रूपाली ने कहा। शिवम ने सिर हिलाया और नम्रता को लेकर ड्रैगन फोर्स वैली के भीतर गहराई में चला गया। जल्द ही शिवम ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर के केव हाउस पहुंचा। मास्टर वहां फूटन पर बैठे हुए थे। डिसाइपल शिवम मास्टर को प्रणाम करता है। शिवम ने झुककर सलाम किया। स्टूडेंट नम्रता मास्टर को प्रणाम करती है। नम्रता भी तुरंत अनुकरण करती हुई झुक गई। ओह! ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर थोड़े चौंके और नम्रता को देखकर बोले, शिवम क्या ये तुम्हारी डिसाइपल है? जी मास्टर, ये डिसाइपल मैंने 1 साल पहले स्वीकार की थी। आगे मास्टर का मार्गदर्शन चाहिए, शिवम बोला। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने नम्रता को गौर से परखा। उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक आए। धीरे धीरे उनकी आंखों से तेज प्रकाश निकलने लगा। जितना नम्रता को देखते उतना ही उनकी आंखों की गहराई बढ़ती गई। आखिर में उनके चेहरे पर भी हैरानी उभर आई। शिवम, तुम्हारी डिसाइपल तो अद्भुत है, ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने कहा। शिवम का दिल धड़क उठा। वह जान गया कि मास्टर ने नम्रता की असाधारणता पहचान ली थी। छोटी लड़की, इधर आओ, गुरु तुम्हें ध्यान से देखे, ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने स्नेह से कहा। जी मास्टर। नम्रता आज्ञाकारी ढंग से उनके पास चली गई। हा, कितनी समझदार बच्ची है। छोटी लड़की, तुम्हारे मास्टर के पास इतना समय नहीं होगा। आगे गुरु तुम्हें साधना में स्वयं मार्गदर्शन देगा। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने नम्रता के सिर पर हाथ फेरते हुए हंसकर कहा। धन्यवाद मास्टर। शिवम बेहद प्रसन्न हुआ। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर का ज्ञान और शक्ति अपार थी। उनका नम्रता को मार्गदर्शन देना अनमोल था। ठीक है शिवम, तुम्हारी आत्मा में जो किलिंग थॉट्स थे, 1 साल बाद उनकी स्थिति कैसी है? ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने पूछा। सब हट चुके हैं, शिवम ने सिर हिलाया। अच्छा है शिवम, मेरे पास एक बुरी खबर है। कुछ दिन पहले खबर मिली है कि स्काई सेक्ट का सन होली रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका है। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा। सोन ने होली रेल्म पार कर लिया। शिवम ने भौहें चढ़ाई। शिवम, अगले कॉन्फ्रेंस में अभी 1.5 साल बाकी हैं। भले ही तुम कड़ी साधना करो, सन ऑफ गॉड से पकड़ना मुश्किल होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक जगह भेजूंगा, वहां शायद तुम्हें अवसर मिल सके। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने कहा। मास्टर, वो जगह क्या है? शिवम ने पूछा। वह जगह एंशंट का बैटल ग्राउंड कहलाती है। ये बेहद खतरनाक है लेकिन अनगिनत अवसरों से भरा है। अगर तुम वहां गए तो ही अगले कॉन्फ्रेंस में सन ऑफ गॉड से टक्कर ले पाओगे। वहां पहुंचने के बाद मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने कहा। ठीक है, अब नम्रता को बाहर ले जाकर उसकी व्यवस्था करो। 3 दिन बाद हम निकलेंगे। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने आदेश दिया। शिवम ने सिर हिलाया, मास्टर को प्रणाम किया और नम्रता को लेकर बाहर आ गया। बाद में शिवम ने अपनी गुफा के पास ही एक केव हाउस नम्रता को रहने के लिए दिया। ड्रैगन फोर्स वैली बहुत विशाल था। गुफाएं बहुत थीं लेकिन लोग 100 से भी कम, इसलिए ज्यादातर गुफाएं खाली थीं। नम्रता, इस दौरान अगर साधना में कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना, शिवम ने कहा। ठीक है मास्टर, तुया के पास कुछ सवाल हैं। नम्रता ने सिर हिलाया और अपने सवाल पूछने लगी। शिवम ने धैर्य से एक एक करके जवाब दिए। आधा दिन बाद संतुष्ट होकर नम्रता अपने केव हाउस लौट गई। शिवम मैजिकल मैप में प्रकट हुआ। इंस्क्रिप्शन का दूसरा शरीर पहाड़ की चोटी पर बैठा था। उसके ऊपर वही स्टोन प्लेट लटक रहा था जिससे विशाल और भयावह आभा निकल रही थी। यह वही स्टोन प्लेट था जो ब्लैक लोटस प्लेन से मिला था। इंस्क्रिप्शन लगातार उसकी जांच कर रहा था। अंततः उसने पाया कि यह एक अरे था, बेहद भयानक अरे। इसी अरे की मदद से इंस्क्रिप्शन के दूसरे शरीर ने थोड़े समय में 2 स्पिरिचुअल लाइट्स जलाईं।
अब इंस्क्रिप्शन ने 8 स्पिरिचुअल लाइट्स जला लिए थे। साल भर से दूसरा शरीर साधना कर रहा था और बहुत प्रगति की थी। अब उसका स्तर इंस्क्रिप्शन से रूल्स से जुड़कर रूल्स की शक्ति उधार लेकर आधा सैंट बनने के लिए पर्याप्त था। लेकिन शिवम अभी ऐसा नहीं करना चाहता था। 8 स्पिरिचुअल लाइट्स बहुत कम थी, उसे 10 जलानी थी, तभी हाफ सेंट बनने की सोचेगा। शिवम ने इस अरे का नाम गोल्डन अरे रखा। जैसे ही विचार चला, दूसरे शरीर की भौं पर लिखावट चमकी और गोल्डन अरे से सुनहरी अग्नि निकलने लगी। अचानक गोल्डन अरे चमक उठा और टाई यिन यांग की आकृति उभर आई। उससे भयावह दबाव निकल रहा था। उस आकृति में किलिंग और सीलिंग की शक्ति निहित थी। ये संभवतः इंपीरियल सोल्जर था, फीनिक्स एंशंट मिरर के बराबर स्तर का। हालांकि दूसरे शरीर की साधना अभी बहुत कम थी, जिससे गोल्डन अरे की पूरी शक्ति का 10,000वां हिस्सा भी प्रयोग नहीं कर पा रहा था। फिर भी शिवम को लगा कि इस गोल्डन अरे के सहारे वह एम्परर सर्क्युलस और सामान्य हाफ सेंट को मार सकता है। शिवम के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। इस बार ब्लैक लोटस प्लेन से उसका लाभ अपार था। ये गोल्डन अरे अकेला ही अनमोल था, इससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। उसका दूसरा शरीर अब उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बन सकता था। थोड़ी देर देखने के बाद शिवम मैजिकल मैप से बाहर निकला और साधना में लीन हो गया। 3 दिन बाद शिवम ने नम्रता को समझाकर छोड़ दिया ताकि वह ड्रैगन फोर्स वैली में निश्चिंत रह सके। फिर वह ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर के केव हाउस पहुंचा। शिवम, पहले मैं तुम्हें कैलाश माउंटेन ले चलता हूं। एंशंट के बैटलफील्ड जाने के लिए कैलाश माउंटेन से जाना होगा। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने कहा। कैलाश माउंटेन। शिवम चौंका, क्योंकि कॉन्टिनेंट में ऐसा नाम कभी सुना नहीं था। कैलाश माउंटेन कॉन्टिनेंट में नहीं, बल्कि उसके पास वाले कैलाश में है। कैलाश माउंटेन कैलाश की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। वहां एम्परर लेवल स्ट्रॉन्गमैन स्थायी रूप से बैठे हैं। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने समझाया। एम्परर पावर। शिवम स्तब्ध रह गया। एम्परर लेवल शक्ति का मतलब था कि वहां एक सम्राट स्तर का ताकतवर बैठा है। उसकी शक्ति कॉन्टिनेंट के किसी भी सेक्ट से कहीं अधिक थी, बल्कि कॉन्टिनेंट के सारे सेक्ट्स को मिलाकर भी उससे कमजोर थी। जहां सम्राट बैठा हो और जहां ना हो, इन दोनों में अंतर बिल्कुल आकाश पाताल जैसा था। लेकिन शिवम ने जो ग्रंथ पढ़े थे वे सब केवल कॉन्टिनेंट से संबंधित थे। कॉन्टिनेंट के बाहर की जानकारी उनमें बहुत कम थी। सनशाइन इतना विशाल है कि हर एम्परर लेवल ताकतवर अपनी एक भूमि पर कब्जा कर सकता है और वहां शक्ति स्थापित कर सकता है। वही भूमि एक स्टेट कहलाती है और उसका नाम उसी महान एम्परर के नाम पर रखा जाता है। जैसे कैलाश माउंटेन के एम्परर का नाम यूंडी है, इसलिए उसकी भूमि कैलाश कहलाती है। हम कॉन्टिनेंट होली एम्परर से आए हैं। भविष्य में अगर कॉन्टिनेंट में कोई नया एम्परर प्रकट हो गया तो उसका नाम भी बदल सकता है। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने समझाया। एक महान एम्परर अपनी एक स्टेट बना सकता है। शिवम का मन श्रद्धा और लालसा से भर गया। इतना विशाल कॉन्टिनेंट केवल होली एम्परर का क्षेत्र था। मास्टर, सनशाइन में कुल कितनी बड़ी स्टेट्स हैं? शिवम ने उत्सुकता से पूछा। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने सिर हिलाया और बोला, सनशाइन बहुत बड़ा है, अनगिनत स्टेट्स हैं। मुझे भी पूरी जानकारी नहीं। अनगिनत स्टेट्स? शिवम दंग रह गया। हर स्टेट का मतलब एक एम्परर, तो क्या सनशाइन में इतने सारे एम्परर्स हैं? शिवम, मेरे पास एक नक्शा है जिसमें कॉन्टिनेंट के पास की कुछ स्टेट्स दर्ज हैं। तुम रास्ते में इसे ध्यान से देख लेना। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर के हाथ में एक जेड सिंबल प्रकट हुआ। उन्होंने उसे शिवम को दिया, फिर हाथ हिलाकर ड्रैगन वैली से बाहर ले गए। हवा में उन्होंने एक और ब्रोकन शटल प्रकट किया। वह शटल बैंगनी सुनहरी थी, उस पर चिकनी लकीरें और अद्भुत नक्काशी थी। पहली नजर में ही यह शिवम के शटल से कहीं उच्च श्रेणी का लगा। नरूटो आओ! ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर उसमें चढ़ गए। शिवम भी पीछे पीछे गया। कॉल आउट! ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने शटल नियंत्रित किया। शटल प्रकाश की किरण बनकर गायब हो गया। बहुत तेज शिवम ने क्रिस्टल की खिड़की से बाहर देखा। नीचे के पहाड़ और नदियां पलक झपकते ही पीछे छूट रहे थे। गति इतनी अविश्वसनीय थी कि शिवम के शटल से दर्जनों गुना तेज थी। यह निश्चित ही सर्वोच्च श्रेणी की उड़ने वाली शटल थी। कुछ देर देखने के बाद शिवम पद्मासन में बैठ गया और ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर द्वारा दी गई जेड रून उठाए। स्पिरिट सेंस से उसने उसमें झांका। एक नक्शा उसके मन में उभर आया। नक्शा अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। हर क्षेत्र एक बड़ा स्टेट था। कुल दर्जनों स्टेट्स दर्ज थे, सभी कॉन्टिनेंट के आसपास। कॉन्टिनेंट नक्शे के दक्षिण पूर्व में था, समुद्र के पास।
कैलाश, जहां कैलाश माउंटेन था, कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिम में था। ये डिजो मुखर्जी फैमिली। अचानक शिवम की आंखें सिकुड़ गईं। कॉन्टिनेंट के उत्तर में एक और बड़ा स्टेट था, डिजो, जिसे मुखर्जी फैमिली नियंत्रित करता था। क्या यह वही मुखर्जी फैमिली है जहां एम्परर डेनिश का वंश है? वहां तो सम्राट बैठे हैं। शिवम की भौहें तन गईं। मैंने होली कॉन्टिनेंट में डैनिश को घायल किया था। वह निश्चित ही इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मुझे भविष्य में मौका मिलते ही उसे पूरी तरह खत्म करना होगा ताकि भविष्य में कोई संकट न रहे, शिवम ने सोचा। फिर उसने नक्शा अपने दिल में अंकित कर लिया और साधना में लीन हो गया। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर की शटल बहुत तेज थी। केवल 2 दिनों में उसने पूरे कॉन्टिनेंट को पार कर कैलाश में प्रवेश किया और एक विशाल पर्वत पर पहुंची। यहाँ दोनों शटल से उतरे। क्या भव्य और विशाल पर्वत है! शिवम ने आगे के पर्वत को देखकर विस्मय प्रकट किया। सुपर प्लेटफॉर्म भले ही विशाल था, लेकिन इसके सामने छोटा लग रहा था। क्या ये कैलाश माउंटेन है? पर्वत को देखते ही शिवम ने महसूस किया कि वहां से सर्वोच्च कमांडिंग निकल रही थी। यह कमांडिंग मानो सब जीवों से ऊपर खड़ा था, जिसे सबको पूजना चाहिए। ये था सम्राट का कमांडिंग। इस पर्वत में एक सम्राट सोया हुआ था। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने एक जेड निकालकर संदेश भेजा। थोड़ी देर में कैलाश माउंटेन से सफेद वस्त्रों में एक बूढ़ा आदमी आकाश से उतर आया। राहुल एन आज इतने फुर्सत में कैलाश माउंटेन चले आए। सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा मुस्कुराया। कोई बड़ी बात नहीं, मैं अपने डिसाइपल को एंशंट के बैटलफील्ड में भेजना चाहता हूँ, साथ ही पुराने मित्र को भी देख लूँ। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर बोले, हाँ, मुझे देखने आना तो बहाना है, असली वजह डिसाइपल को एंशंट बैटलफील्ड में भेजना है। सफेद कपड़ों वाले बूढ़े ने हंसते हुए कहा। फिर शिवम को देखा। राहुल एन, तुम्हारा डिसाइपल केवल एम्परर 6th पीक पर है। एंशंट बैटलफील्ड में ये बहुत कमजोर नहीं होगा, वहां तो हर कदम संकट है। कोई बात नहीं, संकट ही साधना को धार देता है, ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने कहा। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। कैलाश माउंटेन भी इन दिनों कुछ युवा जीनियस को एंशंट बैटलफील्ड भेजने वाला है, ये भी उनके साथ जा सकता है। सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा बोला और शिवम तथा ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर को कैलाश माउंटेन के भीतर ले जाकर उन्हें ठहरने के लिए एक आंगन दे दिया। राहुल एन, तुम यहाँ 2 दिन रहो। 2 दिन बाद मैं इस लड़के को एंशंट बैटलफील्ड ले जाऊंगा, कहकर वह चला गया। शिवम, तुम जरूर उत्सुक होगे, ये जगह कैसी है? इस समय ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने शिवम की ओर देखा। शिवम ने सिर हिलाया। हाँ, वो सचमुच जानना चाहता था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में उस क्षेत्र में एंशंट का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में बहुत से सम्राट मारे गए। वही है एंशंट बैटलफील्ड। वहां इतने सम्राट स्तर के ताकतवर मरे कि उस क्षेत्र की कानून व्यवस्था ही बिगड़ गई। वहां के आकाश और धरती के नियम अस्त व्यस्त हो गए। होली रेल्म से ऊपर का कोई ताकतवर अगर वहां प्रवेश करता है तो उसके अपने कानून बिगड़ जाएंगे, उसकी साधना नष्ट हो जाएगी और अंततः वह मर जाएगा। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने समझाया। इतना भयानक? शिवम चौंक गया। हाँ, इसलिए एंशंट बैटलफील्ड में होली रेल्म से ऊपर कोई नहीं जाता। केवल होली रेल्म, हाफ सेंट या एम्परर रेल्म वाले जा सकते हैं। और क्योंकि वहां अनगिनत ताकतवर मरे थे, इसलिए वो भूमि खजानों से भरी पड़ी है। यह एक विशाल खजाना है। समय के साथ ये जगह जीनियस की परीक्षा भूमि बन गई है। अब ये जीनियस की सबसे पहली पसंद है। हर पीढ़ी के पेयरलेस प्रतिभाशाली वहां जाते हैं, जीवन मृत्यु के बीच खुद को तराशते हैं और ब्रेक थ्रू खोजते हैं। लेकिन वहां कोई नियम नहीं है। अगर कोई तुम्हें साधना के लिए चुनौती समझे तो वे तुम पर हमला करेंगे। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने विस्तार से बताया और अंत में शिवम की आंखों में सीधे देखते हुए बोले, शिवम, क्या तुम ऐसी जगह जाने की हिम्मत रखते हो? तुम्हें हिम्मत नहीं, मेरे लिए तो ठीक ही है। शिवम की आंखों में उम्मीद और तीव्र लड़ने की चाह दिखाई दी। बैटल ग्राउंड ऑफ द एंशंट वाकई ऐसी जगह थी जहां एम्परर लेवल शक्तियां अपनी श्रेष्ठता आजमा चुकी थीं। शिवम ने महसूस किया कि उसके शरीर का खून उबलने लगा। ये रोमांच उसे भीतर से झकझोर रहा था और वो अन्य जीनियस से भिड़कर तेजी से आगे बढ़ने लगा। शिवम, एक गुरु के नाते मैंने तुम्हें गलत नहीं आंका, लॉर्ड ड्रैगन फोर्स ने मुस्कुरा कर कहा, पर अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई और चेहरा गंभीर हो गया। आभासी साधक, खासकर जीनियस, अक्सर जीवन मरण के संकटों का सामना करते हैं। यही संकट उनके भीतर की नेग पोटेंशियल जगाते हैं, बंधनों को तोड़ने में मदद करते हैं और उन्हें परे उठने का मौका देते हैं।
इसलिए जो कोई भी बैटल ग्राउंड ऑफ द एंशंट में जाने की हिम्मत करता है वह प्रतिभाओं में भी असाधारण होता है, उसमें अटल मन और लड़ने की क्षमता होती है, और यह बहुत खतरनाक है क्योंकि आम लोग वहां जाने से डरते हैं। वहां जीवन और मृत्यु की लड़ाई आम बात है। शिवम, तुम हल्के में मत लो और बहुत सावधान रहना। टूअ समझ गई। शिवम ने सिर हिलाया। ठीक है, मेरे पास बैटल ग्राउंड ऑफ द एंशंट के बारे में एक परिचय है, इसे पढ़ लो, तुम्हारे काम आएगा। लॉर्ड ड्रैगन फोर्स ने एक और जेड चाम निकालकर शिवम को दे दिया। क्षण भर में 2 दिन बीत गए। दूसरे दिन सफेद चोगे वाले बूढ़े ने आंगन में आकर कहा, छोटा लड़का मेरे साथ आओ। मास्टर, तुया जा रही हूँ। शिवम ने लॉर्ड ड्रैगन फोर्स को गले लगाकर विदा ली। बाद में बूढ़े ने शिवम को एक कैनियन में पहुंचाया जहां एक विशाल ऑल्टर पर उत्कीर्णियां बनी हुई थीं। टेलीपोर्ट ऑल्टर, शिवम ने देखा। यह एक टेलीपोर्टेशन ऑल्टर था। सनशाइन में पहली बार ऐसा ऑल्टर देखना था। सनशाइन का स्थान इतना स्टेबल था कि टेलीपोर्ट ऑल्टर बनाना और क्रॉस डोमेन ट्रांसमिशन करना भारी लागत और अद्भुत संसाधन मांगता था। ड्रैगन गॉड वैली में भी सिर्फ ओवरसीज के लिए ही ट्रांसमिशन ऑल्टर थे, अन्यत्र शायद केवल एम्परर लेवल शक्तियां ही ऐसा कर पाती थीं। ऑल्टर के पास 4 युवा खड़े थे, एक महिला और 3 पुरुष। महिला लंबी और सिल्वर आर्मर पहने थी, तीनों पुरुष सफेद बादलों से कढ़ाई वाले वस्त्र पहने थे। जब बूढ़े ने शिवम को लाया तो चारों ने उत्सुकता से देखा। बूढ़े ने संक्षेप में परिचय दिया, ये शिवम है, इस बार मैं इसे बैटल ग्राउंड ऑफ द एंशंट ले जा रहा हूँ। शिवम, नाम अजीब है, सुना नहीं? मैंने एक हराकेश वाला युवक शकभरी आवाज में बोला। बूढ़े ने बताया, ये कैलाश माउंटेन से नहीं है बल्कि कॉन्टिनेंट से आया है। कॉन्टिनेंट? हराकेश युवक का आंखों में तिरस्कार दिखा। तुम सेस्टियल एम्परर के 6 पर्वत वाले आदमी वास्तव में बैटल ग्राउंड में आना चाहते हो, बस मौत चाहोगे? शिवम ने हल्का सा भौं उठाई और कहा, मैं बैटल ग्राउंड में जाने पर सावधानी बरतूंगा। सावधानी क्या? तुम हम पर आश्रित होना चाहोगे? बैटल में हम तुम्हें खतरे में बचाने की गारंटी नहीं देंगे, हराकेश युवक तिरस्कार से बोला। शिवम ने ठंडी आवाज में कहा, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा, अगर मरूं तो वही मेरा भाग्य। उस हरेकेश युवक की टोन शिवम को रास नहीं आई। वह नाराज हुआ और युवक ने और तिरस्कार दिखाया, पर वहां मौजूद महिला ने उसे रोक दिया। शिवम, मेरा नाम हीना है, महिला सिल्वर आर्मर ने परिचय दिया। नमस्ते, शिवम ने सिर हिलाकर कहा। शिवम, सनकर, तुम इसकी परवाह मत करना, चूंकि तुम हमारे साथ बैटल ग्राउंड जा रहे हो, शर्तों के मुताबिक हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। हिना ने कहा। संकेत ये था कि संभवतः वे साथ संभालेंगे अगर कर सकें। ऐसी इंपीरियल उत्पत्ति के युवकों में नॉन इंपीरियल पर बढ़त की घमंड स्पष्ट दिखती थी। हिना भले ही दयालु थी, फिर भी उसमें श्रेष्ठता का भाव था। हिना ने बाकी 2 युवकों, कैलाश और योग, का परिचय दिया। वे हल्के से शिवम को देखकर सिर हिलाए। ठीक है, अब एक दूसरे को जान लिया, चलो, बूढ़े ने कहा। सब ने टेलीपोर्ट ऑल्टर पर कदम रखा। बूढ़े के इशारे पर ऑल्टर चमक उठा और एक अंतरिक्ष द्वार बना। शिवम और 5 ने उस द्वार में कदम रखा। जब दुनिया घूमी, शिवम को एक काली चक्करनुमा शक्ति महसूस हुई। कितनी भारी स्पेशल रोटेशन की शक्ति, उसने सोचा। जितना अधिक स्थान स्थिर होगा उतनी ही तेज रोटेशन का अनुभव होगा। अगले क्षण वो एक विशाल प्लेटफॉर्म पर प्रकट हुआ, संभवतः किसी पर्वत शिखर पर। दूर दूर तक टीले और पहाड़ी भूभाग दिखाई दे रहे थे। आगे है बैटल ग्राउंड ऑफ द बाय पीपल, हम अभी बैजू बैटलफील्ड के बाहर हैं, हीना ने कहा। शिवम ने ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर की दी हुई जानकारी याद की। बैजू बैटलफील्ड में टेलीपोर्टेशन अरे नहीं बन सकता, इसलिए एम्परर लेवल जो भी भेजते हैं उन्हें बाहर ही उतारा जाता है। चलो, हीना सबसे पहले आगे बढ़ी। ये टीम जिसका नेतृत्व हीना कर रही थी सबसे अधिक कल्टिवेशन बेस पर थी, एम्परर रूम तक, और बाकी 3 भी एम्परर हाई पर थे। जो लोग बैटल ग्राउंड में जाने की हिम्मत करते हैं वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। शिवम ने अंदाजा लगाया कि हीना और उनके साथ ही सब एक्सेप्शनल स्पिरिट्स होंगे। 5 ने आगे उड़ान भरी और कुछ ही देर में एक गहरी खाई सामने आ गई। ये गहरी खाई भविष्य की पीढ़ियों ने चिन्ह के रूप में बनाई है। यही सीमा पार करते ही आधिकारिक तौर पर तुम बैटल ग्राउंड ऑफ द बाय पीपल में दाखिल होते हो, हीना ने बताया। उन्होंने उस गहरी खाई को पार किया और जैसे ही वो पार किया, शिवम को कुछ गलत सा महसूस हुआ। उसकी आध्यात्मिक अनुभूति, स्पिरिचुअल सेंस, बाहर निकलकर फैल गई और उसने पाया कि हेवन एंड अर्थ के नियम वाकई अस्त व्यस्त थे। आज इसके 3 एपिसोड आएंगे, कल आ नहीं पाए थे। आज इसके 3 एपिसोड आएंगे ड्रैगन लॉर्ड के, शाम तक आ जाएंगे। बाकी एक एपिसोड अभी डाले दे रहा हूँ, बाकी शाम तक 6 या 7 बजे के आसपास आ जाएंगे।